लेवड़ा उस मजाक कर रहा होता है, परेशान है। हमने पढ़ना शुरू किया था कि अगर कोई कारोबार करना चाहे तो कितने तरीके से कर सकता है, 3 तरीके से। अगर कोई एक बंदा कारोबार करना चाहे तो कौन सा कर सकता है? हाँ, कंपनी भी ये। और अगर कोई दो लोग करना चाहे कारोबार, पार्टनरशिप, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे इन तीनों में सबसे मेन डिफरेंस किस चीज का था? लाइबिलिटी का। ऑनरशिप तो है ही, ऑनरशिप का इतना कोई रौला नहीं, ऑनर तो है ही सब में। लेकिन मेन किस चीज का था? वो लाइबिलिटी का था। लाइबिलिटी किस में अनलिमिटेड होती है और किस में लिमिटेड होती है? उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है, और ये इंसान बिल्कुल आम इंसानों की तरह, जिसके अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम बताओ। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। डॉक्ट्राइन किसको कहते हैं? असूल को। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कहीं पर भी हमारे सीए के अंदर लफ्ज पर्सन आ जाए, उससे मुराद क्या होगा भला? आर्टिफिशियल और नेचुरल, दोनों तरह। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर खाली किसी जगह पे सिर्फ नेचुरल पर्सन को ही डिनोट करना हो तो क्या लिखा जाएगा? हाँ, इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन। और अगर खाली कंपनी को डिनोट करना हो तो कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, या बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस करने शुरू किए थे इसकी करेक्टरिस्टिक्स। और करेक्टरिस्टिक्स आपने ओवरऑल लिस्ट भी याद करनी थी, और ये भी डिस्कस किया था कि इसमें से कोई एक आधी उसके ऊपर कोई एमसीक्यूज भी बना सकता है। तो इसमें पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले कि कंपनी आम इंसानों की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो याद करें, इसके राइट्स भी होंगे, ऑब्लिगेशंस भी होंगे। ये कंपनी के मालिकों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं होंगे, कंपनी के खुद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे। अज्यूम कर लो सीएफई कंपनी है, सीएफई ने आप सब लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय के तौर पे रखा है, तो आपको तनख्वाहें देना किसकी जिम्मेदारी है? मालिकों की या सीएफई की? सीएफई की। कल अगर सीएफई आपको तनख्वाहें नहीं देती तो केस किस पर करोगे? मालिकों पे, डायरेक्टर्स पे, या सीएफई पे? सीएफई पे। डायरेक्टर्स पे भी नहीं करना मेरे बच्चों। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डेट्स एंड लायबिलिटी कंपनी अपने जो भी उधार ले, या उधार पे पैसा ले, या उधार पे सामान ले, वो खुद पे करेगी। उसके बाद कंपनी के एसेट्स का मालिक कौन होता है वाला? तो कंपनी के एसेट्स का मालिक कौन होता है? कंपनी खुद होती है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं? वो शेयर्स के मालिक होते हैं। ऐसे में बच्चे, क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स को कभी एसेट्स मिलते हैं? कंपनी के एसेट्स मिलते हैं कभी? हाँ, जब कभी वाइंडिंग अप होगी और लायबिलिटी पे करने के बाद अगर कुछ बच गया तो फिर मिल जाएगा, अदरवाइज कंपनी के मालिकों को कभी भी एसेट्स नहीं मिलते। उसके बाद, और वो भी वाइंडिंग अप के मौके पे। और ये जो आप, वैसे ही कल हमने डिस्कस किया था, ये जो आप शेयर्स खरीद लेते हो किसी कंपनी के, क्या आप कंपनी को वापस करके पैसे ले सकते हो? पूरी बात बता रहे हैं। और निश्चयो, एक बात हमने डिस्कस की थी कि एक टाइप है, थोड़ी सा लफ्ज डिस्कस किया था, प्रेफरेंस शेयर्स वाला, वो वापस कर सकते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पूरी पूरी बातें याद रखनी। मैंने आपको पहले दिन बताया था, कोई बात यहाँ पे फजूल नहीं होगी। कोशिश करना जो बात बता रहा हूँ उसको याद रखना, कहीं ना कहीं पूछ ली जाएगी। बेटा, उसके बाद जो कंपनी के डेटर्स हैं जिनसे कंपनी ने पैसा वसूल करना है, कंपनी खुद वसूल करेगी या शेयर होल्डर वसूल कर सकते हैं? कंपनी खुद वसूल करेगी। उसके बाद कंपनी को कौन मैनेज करेगा? डायरेक्टर। और ये जो डायरेक्टर्स हैं ये कहाँ से अपॉइंट होंगे? हमेशा शेयर होल्डर में से अपॉइंट होंगे। और ये जो हमेशा शेयर होल्डर में से अपॉइंट होते हैं, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन थी? कितनी एक्सेप्शन थी? 4 एक्सेप्शन। उसके बाद मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था, क्या कोई कोई ऐसा हो सकता है कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं सारे के सारे डायरेक्टर बनने? इज इट पॉसिबल? हाँ, तो जो छोटी कंपनी जिसमें थोड़े शेयर होल्डर, सारे के सारे डायरेक्टर भी बन सकते हैं। जो बड़ी कंपनी है उसमें बास का सारे नहीं बन सकते, सैकड़ों हजारों शेयर होल्डर होते हैं उसमें। तो फिर उसमें देखेंगे यहाँ पे इलेक्शन कैसे हुआ करेगा। नहीं बेटा, तो इसका मतलब सारे के सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकते हैं। जैसे सिंगल मेंबर कंपनी, उसमें तो शेयर होल्डर ही एक होता है, और वो अकेले क्या होता है? डायरेक्टर भी। ले बेटा, कंपनी अपनी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर खुद टैक्स पे करेगी, और कंपनी के जितने भी ऑब्लिगेशन होंगे, खास तौर पे जो लीगल ऑब्लिगेशन है, वो कंपनी खुद ही भुगतेगी। ऐसे था, कंपनी अगर कुछ कानून तोड़े तो उसके मालिकों पर केस तो नहीं होगा? होगा। होगा। बात पूरी नहीं ना आपने याद रखनी। हाँ, अगर कुछ खास सरकमस्टांसेस के अंदर लगे कि कंपनी के मालिकों ने ये कंपनी बनाई ही गलत इरादे से थी, तो जाहिर बात है फिर मालिकों पर ही केस बनेगा। बेटा, उसके बाद अगर आपको ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी, एक तो ये पढ़ना है अभी जाके कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है उसका इफेक्ट क्या होता है। ये तो पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। हमने ये डिस्कस किया था कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी बनाने वाले जब कंपनी बना लेते हैं, तो कंपनी अलहदा इंसान बन जाती है और मालिक अलहदा हो जाता है। हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को, ये जो इंसान हमने बना लिया है, ये जो आर्टिफिशियल पर्सन हमने बना लिया है, इसको मालिकों से अलहदा हमने क्यों किया है? याद है कि हमने अलहदा क्यों किया था? उसकी तीन तीन वजूहात थी मेरे, इसको अलहदा करने की। तीन वजूहात में से कौन कौन सी? सबसे पहले क्या थी बोला कि मेंबर्स, अगर ये कंपनी मालिकों से अलहदा ना होती तो कंपनी की लायबिलिटी कभी भी लिमिटेड, सॉरी, कंपनी की लायबिलिटी, देखो कितना बड़ा ब्लंडर था ये।
है, ध्यान रखा करो ना कि सर हो साथ ही बोल देते सर ये गलती कर दी आपने, है अभी सोच रहे थे, सर को पहले पूरा बोलने दो, सर फिर आप खुद ही अपनी गलती सुधारेंगे। अगर मेरे बच्चे ये कंपनी मालिकों से अलहदा ना होती तो किन की लायबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती थी? मेंबर्स की कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? बिल्कुल ऐसा सेटअप होना था जैसे पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में होता, क्योंकि वहां पे मालिक अपने कारोबार से अलहदा नहीं होते। एक तो मेरे बच्चे हम यहाँ पे चाहते थे कि मालिकों की लायबिलिटी कैसी हो जाए, लिमिटेड, इसलिए हमने क्या किया, कंपनी को मालिकों से अलहदा कर दिया। क्या एक ही वजह थी? दूसरी वजह क्या थी बोला? हम चाहते थे कि ऑनर्स अलहदा हो जाए और मैनेजमेंट अलहदा हो जाए, चाहे मालिक ही मैनेजमेंट कर रहे हो लेकिन कानूनी तौर पे उनका मालिकों वाला ओहदा अलहदा हो और मैनेजमेंट वाला ओहदा अलहदा हो। तो अगर हम सब लोग सीएफई के ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, और हम लोग ही डायरेक्टर्स हों, याद रखना हमारे दो ओहदे हैं, हम शेयर होल्डर अलहदा हैं और डायरेक्टर अलहदा है। हम डायरेक्टर्स की मीटिंग अलहदा किया करेंगे और शेयर होल्डर्स की मीटिंग अलहदा किया करेंगे। याद है हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं, मतलब जनरल मीटिंग, और डायरेक्टर्स की मीटिंग को, क्या अगर सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हों तो एक ही मीटिंग में डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट वाले या शेयर होल्डर वाले फैसले कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों मामला अलग अलग है। क्योंकि यही तो हम डिस्कस करने के, ऑनरशिप अलहदा है और मैनेजमेंट अलहदा है। उसके बाद मेरे बच्चे क्या सिर्फ दो ही वजूहत थी कंपनी को मालिकों से अलहदा करने की? तीसरी भी, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या हुआ करती थी मेरे बच्चों? कंपनी बनाने वाले मालिक जैसे मर्जी बदलते रहे, कंपनी अपनी जगह पे कायम रहे, यानी कि ये नहीं होंगे तो कोई और सक्सेसर आ जाएगा। तो ये परपेचुअल सक्सेशन होती जाएगी, लेकिन कंपनी खत्म नहीं होगी जब तक कंपनी को खुद अलहदा खत्म ना कर दिया जाए। और मुबारक हो, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि आपके सिलेबस से कंपनी खत्म करने का वो सारा कुछ निकाल ही दिया गया, चैप्टर वगैरह। ले बेटा, उसके बाद अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कल शेयर कैपिटल के कॉन्सेप्ट को। हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनाने वालों के ऊपर कानूनी तौर पे ये लाजमी है कि जब वो कंपनी बनाने जा रहे होंगे तो शुरू में ही डिसाइड करेंगे इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा। और फिर ये जो पैसा है ऐसे थोड़ी होगा कि किसी एक बंदे ने इन्वेस्ट करना है, ये कई लोगों ने इन्वेस्ट करना है, तो हर बंदा अपनी औकात के लिहाज से इन्वेस्ट करेगा। अब हम देखेंगे, अज्यूम कर लो कि हमने सोचा कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में लाख रुपया चाहिए, लेकिन अब 1 लाख रुपया एक बंदे ने थोड़ी इन्वेस्ट करना है, ये कई लोगों ने इन्वेस्ट करना है, और किसने कितना करना है ये अभी हमें आइडिया नहीं। हमने क्या किया था, ये जो 1 लाख रुपया था, ये 1 लाख रुपया था, हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। हमने कहा कि इसके 1 लाख रुपए के 10-10 रुपए के टुकड़े कर लेते हैं। हकीकत में ये जो लाख रुपया है ये कंपनी की औकात है, यानी कि इस कंपनी की ओवरऑल जो औकात होगी वो कितनी होगी? 1 लाख रुपए। ये जो टुकड़े किए हमने पैसे के नहीं किए खाली, ये हमने किसके किए हैं? ये हमने कंपनी के भी हिस्से कर दिए। तो याद करो हमने डिस्कस किया था कि जब ये हिस्से हमने 1 लाख रुपए के 10-10 रुपए के हिस्से किए तो टोटल कितने हिस्से बने? 10,000 हिस्से बन गए। अब ये 10,000 हिस्से हम लोगों के सामने रखेंगे, जिसकी जितनी औकात होगी उतने खरीद लेगी। फिर थोड़ी सी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कल, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि ये तो कैपिटल है ना, ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसको कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। ऐसा कैपिटल जो इजाजत होगी इस कंपनी को पूरी जिंदगी में इकट्ठा करने के लिए, इसलिए इसका नाम भी क्या होता है बोला? ऑथोराइज कैपिटल। ऐसा कैपिटल जो इसको इजाजत है इकट्ठा करने की, ये शुरू में डिसाइड करना होता है लाजमी तौर पर। और फिर ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो ऑथोराइज कैपिटल, ये सारे का सारा शुरू में ही इकट्ठा नहीं कर लिया जाता। ये जैसे जैसे कंपनी को जरूरत पड़ती है, कंपनी इस कैपिटल में से शेयर इशू करते जाती है और पैसे इकट्ठे करती जाती है। सिर्फ कैपिटल लिख लेने से पैसा नहीं आता मेरे बच्चे, ये तो जब हम लोगों को इशू किया करेंगे, जब लोगों को बेचा करेंगे, फिर लोग खरीदा करेंगे और खरीद कर हमें बदले में पैसे दिया करेंगे और वो कंपनी को पैसे जाएंगे। ये कैपिटल किसका है? ये कंपनी का है। तो अज्यूम कर लो कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कंपनी को शुरू में 25,000 चाहिए अपना पूरा कारोबार शुरू करने के लिए, तो हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, क्या 10 के 10,000 शेयर्स बेच दें या कम शेयर बेचने से भी काम चल जाएगा? हम सिर्फ 2500 शेयर बेच दें तो हमारे पास कितना इकट्ठा हो जाएगा? 25,000, और हम अपना कारोबार शुरू कर लेंगे। उसके बाद जब जब अभी भी हमारे पास 7500 शेयर पड़े हों, फिर अगर मजीद हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, याद है आप I2B के अंदर पढ़ के आए हो कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 3 हुआ करते थे। एक आपकी रिटेन अर्निंग्स हुआ करती थी, एक आपका उधार हुआ करता था, और एक शेयर कैपिटल, ये जो शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर लिया करते थे। 3 ही तरीकेकार थे, और इन 3 तरीकाकारों में से सबसे बेहतरीन कौन सा था बोला? रिटेन अर्निंग। और दूसरे नंबर पे, हाँ, उधार। उधार तीसरे नंबर पे ये शेयर। देखो शेयर इशू करके तो ये तो ऐसे ही जैसे आप अपनी घर की जमीन बेच के अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी भी घर में कि भैया अगर खुदा ना खासा कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा तो घर की कोई जमीन बेच दो, ये आखिरी हल होता है। अदरवाइज वो कोशिश करते हैं सबसे पहले कि जो कमाई है उससे कर लें, अगर कमाई नहीं तो कहीं रिश्तेदारों से उधार पकड़ लें, अगर उधार वाला ऑप्शन भी ना हो तो फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पे घर की जमीन बेची जाती है। तो जब एक्चुअली हम ये हिस्से बेच रहे होते हैं ना, शेयर बेच रहे होते हैं, हमने इसके ये जमीन समझ लो, ये टुकड़े जो बनाए थे यही तो हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं।
और कल अज्यूम कर लो कि शुरू के अंदर ये कंपनी बनाई, ये सीएफए कंपनी है, हम जो 4-5 लोग थे यही इस कंपनी के मालिक थे, यही शेयर, बस हमने ही शेयर खरीदे हुए थे। फिर हमें पैसों की जरूरत पड़ी, हमने और शेयर इशू कर दिए, ये लाइन थोड़ी सी और बढ़ गई, फिर हमने शेयर खरीदे और ये मालिकों की लाइनें हैं। फिर करते करते आप सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब ये मालिक खुश होते कि किस तरह के वंश बने हैं मालिक, अब हर बात पे बात करेंगे, हैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं होगा। होता ना कि घर में कोई एक ही बड़ा हो तो फैसले जल्दी हो जाते हैं, जब माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो जाए और बड़े सारे बड़े इकट्ठे हो जाए तो फिर फैसला होना मुश्किल हो जाता है। खैर लेवड़ा, ये सारा हमने कल शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उसके बाद मेरे बच्चों को याद होगा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो बंदा कंपनी के शेयर्स खरीदेगा वो क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर। क्या उसको सिर्फ शेयर होल्डर कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं? हम मेंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर मेंबर भी होता है। लेकिन क्या मेंबर शेयर होल्डर होता है? हो भी सकता है। हाँ, खाली ये नहीं करना नो सर, खराब हो जाएगा। हो भी सकता है सर, हो सकता है ना हो। अगर ऐसा मेंबर हो जिसके पास शेयर्स हो तो वो शेयर होल्डर भी है, मेंबर भी है। लेकिन ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिसमें शेयर्स ही नहीं होंगे, वो कंपनियां होंगी बिल्कुल ऐसी ही कंपनीज जो कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड होती है। लेकिन बच्चे अगर शेयर्स नहीं तो उसका मालिक बनने के लिए फिर आपको शेयर्स नहीं होंगे, कुछ और तरीकाकार होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसी ऐसी कंपनी के लोग सिर्फ मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होते। फिर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के शेयर्स खरीद कौन सकता है? कौन खरीद सकता है बोला? कोई भी लीगल पर्सन। देखो हमारी किताब में जो अल्फाज लिखे हो ना, यकीन कर लो कि वो एमसीक्यूज वगैरह के अंदर ना ऐसे ही अल्फाज लिखकर आपसे पूछेगा। अगर उसने कहा कि कंपनी के शेयर कौन खरीद सकता है, तो कोई भी लीगल पर्सन कंपनी के शेयर खरीद। और इसमें आपको पता है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन ये दोनों आ जाते हैं, कि कोई भी बंदा इस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। और बात का तो हमने डिस्कस किया कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसके सारे के सारे शेयर किसी और कंपनी ने खरीदे होते हैं। ऐसा भी है ना मेरे बच्चों? वो कॉन्सेप्ट आगे जाके डिस्कस करेंगे जब वो शेयर मेंबर्स पूरा करने वाला जो सेकंड लास्ट टॉपिक है उसमें जाके पूरा करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर आप किसी बंदे ने शेयर्स खरीदे होंगे, वही पिछले कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई पूरा टॉपिक रिदम वाला नहीं है। हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी के पास शेयर्स हो, इसके पास मिस्टर ए के पास 100 शेयर हैं, मिस्टर बी के पास मेरे बच्चे अज्यूम कर लो 50 शेयर्स हैं, क्या ये शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मिस्टर ए ने 100 शेयर 10 रुपए के लिहाज से कितना पे करके लिए होंगे? 1000 रुपये। इसने 1000, इसने 10 रुपए के लिहाज से 500 रुपया पे करना था, ऐसे ही मेरे बच्चों। अच्छा, मिस्टर ए ने अपना 1000 पूरे का पूरा पे किया हुआ था। अच्छा, मिस्टर बी ने क्या किया, 500 में से इसके पास 500 नहीं था, इसने 300 रुपया पे कर दिया और 200 रुपया कंपनी को कहा कि मैं आपको पे कर दूंगा बाद में। मुझे बताएंगे ये शेयर्स कौन से हैं? मतलब ये पार्शली पेड शेयर्स। ऐसे शेयर्स जिनके ऊपर कुछ पेमेंट होगी हो, कुछ पे करने वाली रहती हो, तो ऐसे शेयर्स को क्या बोलेंगे? ये पार्शली पेड शेयर्स हैं। अच्छा, अगली बात, ये शेयर्स क्या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी और को शेयर ट्रांसफर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? ये सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, ये इनहेरिटेंस में जा सकते हैं, या अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो इनके क्रेडिटर्स को ये शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसे ही बच्चों। और जब ये शेयर किसी और को ट्रांसफर होंगे, मुझे ये बताएं क्या सिर्फ राइट्स इन इन देखो, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे ना, मान लो कि आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के शेयर्स खरीद लिए, माशाल्लाह पाकिस्तान से निकल गई। आपने होंडा के शेयर्स खरीद लिए, पाकिस्तान से निकल गई। आप जिस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे आप पाकिस्तान में रह जाएंगे सिर्फ फौजी लिमिटेड। आप उसके शेयर्स खरीद लिए आपने, तो मेरे जब आप उसके शेयर्स खरीदोगे फौजी लिमिटेड के, तो मुझे बताएं क्या आपके कुछ राइट्स होंगे? पक्की बात है मेरे बच्चे, कुछ राइट्स होंगे। कल जब फौजी लिमिटेड के मालिकों की मीटिंग होगी तो उसमें आप भी जाके बैठेंगे वर्दी पहन के, ऐसे मेरे बच्चों। तो आप भी वहां पे जाके बैठेंगे, एक तो आपका मीटिंग अटेंड करने का राइट होगा, है कि नहीं? मीटिंग अटेंड करने का राइट, पक्की बात है। उसके बाद मेरे बच्चे कल जब ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से डिविडेंड पे करेगी तो वो किसको मिलेगा? वो भी आपको मिलेगा, ऐसे मेरे। तो ये कल अगर शेयर ट्रांसफर करना चाहें तो वो भी राइट है आपका, शेयर ट्रांसफर करो या ना करो, ये सारे राइट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे क्या कोई ऑब्लिगेशन भी आपके ऊपर ट्रांसफर होगा? मोस्टली तो नहीं होता। हाँ होता है, अगर आपने पार्शली पेड शेयर्स खरीदे हो। जिस बंदे ने मिस्टर बी से ये 500 शेयर्स खरीदे होंगे ना, मिस्टर बी ने अभी तक सिर्फ 300 रुपया दिया, वो 200 भी देने वाला रहता है, इसने 200 रुपया क्या करना होगा? वो जो ट्रांसफरी है वो 200 रुपया पे करेगा इसका ट्रांसफर का, याद रखोगे इस बात में। नहीं बेटा, ये शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, ये राइट्स और ये ऊपर हमने डिस्कस किया अभी। लेकिन परपेचुअल सक्सेशन वही कल की बात, कि अगर कोई बंदा मालिक ना रहे तो उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा, ये नहीं तो कोई और वो कोई और कैसे आ सकता है? अभी हमने 4 वो तरीकेकार हैं। अगर गिफ्ट हुआ है तो डोनी, अगर मर गया है तो वारिस, अगर बेचा है तो बायर, और क्या रह गया? अगर इंसॉल्वेंट हुआ है तो क्रेडिटर्स। बेटा कल हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी डिस्कस किया था, अगर आपको याद। हमने डिस्कस किया था कि लायबिलिटी के लिहाज से, लिमिटेड लायबिलिटी के लिहाज से, पहले तो कंपनी में देखो कितनी तरह के लोग हैं जिनके ऊपर शक पड़ता है कि इनकी लायबिलिटी हो सकती है। 3 तरह के लोग थे, एक कंपनी बनाने वाले, दूसरा कंपनी चलाने वाले, और तीसरा कंपनी खुद है, वो भी तो एक इंसान है ना मेरे बच्चों। हमने डिस्कस किया था कि इन तीनों की लायबिलिटी कैसी कैसी है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है। क्या कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी होती है? हाँ, ये हमेशा याद रखना है कि होती है, ये कभी नहीं कहना कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी ही नहीं होती, ये कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा।
लायबिलिटी होती है लेकिन कैसी होती है? लिमिटेड। लिमिटेड महदूद, यानी कि कहां तक लिमिटेड होगी? जितने कि इन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे वहां तक लिमिटेड होगी। अगर शेयर्स के सारे पैसे पे कर दिए हैं, मान लो कि मैंने जाके फौजी लिमिटेड के 500 रुपए के शेयर्स खरीदे और 500 का 500 पे कर दिया, अब मेरी कोई भी और लायबिलिटी नहीं है। कल चाहे वो कल खत्म हो जाए, कश्मीरी कल खत्म करते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना ये नहीं कि उसके सर पे अगर अरबों की लायबिलिटी हो और वो आके मुझसे भी पूछेंगे कि राणा साहब आप ही तो मालिक है ना उसके, आप उसकी लायबिलिटी पे करें, याद रखेंगे मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चे, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी शेयर्स की अमाउंट तक, शेयर्स की जितनी अमाउंट बनती होगी। अगर सारी पे कर दी तो कोई लायबिलिटी नहीं, लेकिन अगर अभी कुछ पे करने वाली है तो फिर अभी स्टिल लायबिलिटी है, ऐसे ना मेरे बच्चों। और वो जो अगर आपने उधार के ऊपर शेयर्स खरीदे हो तो उसका जो पैसा वसूल करना है वो किसने वसूल करना है? कंपनी ने। और वो कंपनी के बिहाफ पे कौन वसूल कर रहा होगा? वो डायरेक्टर्स करते हैं। ये डायरेक्टर कब वसूल कर सकते हैं ये पैसा? वो कंपनी की जिंदगी में भी वसूल कर सकते हैं। कल जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, क्रेडिटर्स की लायबिलिटी पे करने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो फिर भी वो कहेंगे चलो भैया लेकर आओ पैसा। तो दोनों सूत्रों में, ये नहीं कि कंपनी की वाइंडिंग, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कुछ ऐसे, कल याद है मैंने आपको बताया था आगे जाके हम एक ऐसी कंपनी भी डिस्कस करेंगे जहां पे मेंबर से जो हम पैसा मंगवाएंगे ना, जो मेंबर्स की तरफ ड्यू होगा, जो पैसा मंगवाएंगे वो तभी मंगवाएंगे जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, उससे पहले मंगवा ही नहीं सकते। ऐसा भी होगा कुछ। खैर, उसके बाद मैंने पूछा कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी होती थी? अनलिमिटेड, क्योंकि कंपनी आम इंसान है और ये सोल ट्रेडर की तरह अपनी लायबिलिटी पे करेगी। अगर लायबिलिटी पे करने के लिए पैसा ना हो तो अपना सारे एसेट्स बेचेगी। उसके बाद मुझे ये बताएं, क्या डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी होती है? नॉर्मली तो डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं, अगर वो अपनी औकात में रहे। अगर उन्होंने अपनी अथॉरिटी से तजावज किया तो फिर मेरे से उनकी लायबिलिटी होगी। तो ये मेरे से कल हमने सारा डिस्कस किया था। तो जब अपनी पावर से तजावज करेंगे तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी उनकी कि नहीं नहीं, जितना का तजावज करेंगे। और मजे की बात है कि वो भी जो तजावज करेंगे ना उसको भी एक लफ्ज बोलेंगे आगे जाके, शायद आप में से कुछ पढ़ा हो, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन ऐसी चीज की होती है जो पहले गलत हो चुकी हो, बाद में उसको सही मान लेना। अज्यूम कर लो कि मैं सीएफई का डायरेक्टर हूँ, आप भी मेरे साथ डायरेक्टर हो, ये सब शेयर होल्डर बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा हुआ कि सीएफई को जब भी आपने उधार लेना हो तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक उधार ले सकते हो आप लोग। लो भैया, हमारा इस दफा का महीने का बिल ही 15 लाख रुपए आ गया, अगर वो बिल पे नहीं करेंगे तो मीटर कट जाएगा। हमने क्या किया, हमारे पास पैसा नहीं था, भाग के जाके हमने 15 लाख रुपए उधार ले लिया। मुझे ये बताएं कि हमने अपनी औकात में रहते हुए उधार लिया है या औकात से तजावज किया है? औकात से तजावज किया है, लेकिन हमारा इरादा तो सही है ना। हमने कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए, ये कह लो कि बिजली बंद हो जाती तो जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा था सारा रुक जाता। हमने ये, जब ये मेंबर्स को पता चलेगा ना कि भाई कंपनी के भले के लिए इन्होंने ये काम किया है, वो उसको क्या कर देंगे, अगरचे हमने अथॉरिटी से तजावज किया, ऊपर के 5 लाख के लिए हम खुद जिम्मेदार थे, लेकिन वो इसको रेटिफाई कर दे, तो इसलिए रेटिफिकेशन हो जाती है उसकी, अगर हो भी जाए। तो आपने पार्शली पेड के वक्त बताया था कि अगर 100 शेयर हम 4 शेयर पे कर दिए हैं तो जब हम उसके राइट से रिसीव कर रहे होंगे तो वो पार्शल वाले हिस्से के पेड अप पे ही मिलते हैं, पेड अप पे ही मिलते हैं। ले बेटा, यहां से आज हमने पढ़ना शुरू करना है। लो बेटा, जब हमने कंपनी की लायबिलिटी की बात की थी, हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी कैसी होती है, मतलब लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती है। और कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या है? वो अनलिमिटेड है। अब अज्यूम कर लो ये है नेस्ले, और नेस्ले, ये एक मिस्टर एस है सप्लायर। नेस्ले एस के पास आई, भैया हमें इतना, मान लो कि 1 बिलियन का मटेरियल सप्लाई कर दो। ये मटेरियल सप्लाई कर दो उधार के ऊपर, क्योंकि कंपनी के लेवल के ऊपर मोस्टली उधार ही होते हैं। तो 1 बिलियन का हमें मटेरियल उधार सप्लाई कर। अब ये मिस्टर जो एस है, अगर 1 बिलियन का मुंह उठा के उसको उधार सप्लाई कर देगा, तो भाई क्या गारंटी है कि कल उसको ये पैसा मिलेगा? देखो एक चीज इसके पीछे वजह क्या है, मैं थोड़ी सी ये भी वजह बताता हूँ। होता है ना कि आम इंसान होता है, आम इंसान, अगर मैंने आपसे पैसे लेने हैं या आपने किसी और से पैसे लेने हैं, अगर ड्यू डेट आ गई वो पैसे ना दे रहा हो, तो उसके बाद हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता उससे पूछते भी जाते हैं, और थोड़ा सा हमारे लहजे में तलखी भी आती जाती है, और एट द एंड हम उसको गालियां शालियां, और दिल करे तो खुदा ना खासा उसको गिरेबान से पकड़ के 2 चपेड़े में करवा देते हैं। अब कहते हैं, और 7 चपेड़े मार के कहते हैं जा, हम तो दे ही ना पैसे। हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है थोड़ी सी कि शायद अब हमने अपना मकसद पूरा कर लिया, हमने चपेड़े चपेड़े मार लिया, अल्लाह माफ करे, वैसे समझा रहा हूँ कि होना नहीं चाहिए। अगर किसी किसी मान लो कि अगर कि आप, अल्लाह करे कि आपकी इतनी औकात हो, किसी को कर्ज दो, अगर माफ कर सकते हो तो उसको लाजमी माफ कर दो। अच्छा, कल एक हदीस का जिक्र हुआ था, जिसमें हमने कल वो रिस्क के बारे में बात हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक टुकड़ा उठाया, इसी क्लास में हुई थी ना बात, उसको साफ किया और बताया। और ये जो बात हुई थी उस वक्त मफहूम बताया था मैंने आपको, ये हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये उनके साथ मुखातब हुए थे।
हज़रत फातिमा का शायद कल मैंने जिक्र कर दिया। तो हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं, ये हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिस कौम से ये रिस्क छीन लिया जाए उसको वापस नहीं लौटाया जाता। तो ये उसका मफहूम था, लेकिन ये अगरचे ये हदीस भी ज़ईफ़ है, इसके बारे में कोई ज़्यादा वो पक्की हो रही है। खैर ले बेटा, अच्छा ये बात हो रही थी कि हम किसी अगर कर्ज माफ कर सकते हो, ये यकीन कर लो कि ये बहुत बड़ी नेकी है अगर माफ कर सकते हो। अगर देकर ना पूछो किसी को, अगर वो दे दे इट्स ओके, यानी कि जब किसी के पास होगा तो वो दे देगा। तो इस तरह का ये भी आपका अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद होगा। और अल्लाह ताला होता है ना कि अल्लाह ताला फिर आप इंसान को वहां से नवाजता है जहां से उसने कभी गुमान भी ना किया। तो इस तरह की चीजें करके देखिएगा। फिलहाल तो आपको खुद उधार की जरूरत होती है, लेकिन जब इंशाल्लाह आपके पास पैसे होंगे तो इस तरह का अमल करके देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा सुकून महसूस होगा दिल को भी। खैर वापस आइएगा। हाँ खबरदार अगर मुझसे किसी ने उधार मांगा हाँ कि ले तो मैं रखता ही नहीं पैसे ना, मेरा करंट अकाउंट है। मैं अपने पास सिर्फ उतने रखता हूँ जितने मैंने खर्च करने होते हैं, मेरे पास इस तरह का कुछ नहीं होता। तो और ट्रांसफर मैं करता ही नहीं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है वल्ला। मेरे पास कोई ऑनलाइन का कोई वो सहूलत नहीं रखी हुई। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ख्याल है कि हाँ हाँ सही भाई। एक बुक बात का तो होता है ना कि कॉल आ जाए कि बहुत फंसा हुआ हूं मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में फलानी जगह पे, तो इतने के पैसे ट्रांसफर करना है ही नहीं ट्रांसफर, सच बोला ना चलो मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। ले बेटा वापस आइएगा। अच्छा होता क्या है कि आम इंसान से जब आप उधार मांगते हो, खुदा ना खासा वो पैसे ना दे तो चिपेड़े चिपेड़े मार के हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है कुछ ना कुछ। लेकिन मेरे से अज्यूम कर लो कि अगर कंपनी से आपने पैसे वसूल करने हैं और कंपनी आपको पैसे ना दे रही हो, तो मुझे बताएं क्या आप गिरेबान पकड़ के चपेड़े करा सकते हो? वो तो कंपनी तो नजर ही नहीं आती, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसका मतलब यहां पे दिक्कत होगी। इसलिए मेरे बच्चे यहां पे आपको बता दिया गया कि जब कंपनी से कोई उधार का कोई लेन देन कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कल ये कंपनी ने ही पैसा आपका वापस करना है। अगर कंपनी पैसे वापस ना कर सकी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? आपने एसेट बेच के वापस कर देगी। अगर कंपनी एसेट बेच के भी आपके पैसे पूरे ना हुए तो यार ना मालकों की तरफ नहीं आप देख सकेंगे कि मैं इनको पकड़ के चपेड़े कराऊं। ऐसा नहीं हो सकेगा मेरे बच्चे। पैसे कहां से रिकवर करने हैं आपने? कंपनी से ही रिकवर करने हैं। अब अगली बात आएगी सर, कंपनी भी इंसान है। कंपनी जब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो हमें कैसे पता चलेगा ये जो सामने इंसान बैठा हुआ है ये नेचुरल पर्सन है या ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है? ये खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक असूल है, पक्के वाला असूल। जब भी कोई कंपनी अपना किसी भी जगह पे नाम लिखती है, जब भी कोई कंपनी कानूनी तौर पे किसी भी जगह पे अपना नाम मेंशन करती है, क्योंकि जब भी कोई सप्लाई का, जब भी कोई इस तरह का उधार का, जब भी कोई इंप्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मेरे बच्चे वो प्रॉपर लिखा जाता है। और जब लिखा जाएगा तो उसके नाम भी लिखे जाएंगे उसके ऊपर। जब नाम लिखे जाएंगे तो कंपनी जब भी अपना नाम लिखेगी लाजमी तौर पे साथ वर्ड लिमिटेड लिखेगी, ये इसकी निशानी होती है। कंपनी के इंसानों वाले नाम भी होते हैं, नवाज शरीफ लिमिटेड है। अब नवाज शरीफ खाली भी हो सकता था, लेकिन अगर नवाज शरीफ एक कंपनी है, मैं आम देखो इस्लाम के दिनों में मरियम नवाज बता रही थी कि बहुत सारे लोगों ने अपने जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका नाम नवाज शरीफ रखा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो मेन हमारे लीडर हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो भी अभी इस्लाम के दिनों में पैदा हुए हैं और जिनके नाम नवाज शरीफ रखे गए। तो बेटा अज्यूम कर लो कि नवाज शरीफ के नाम पे भी तो कंपनी हो सकती है ना, है? तो अगर ये कंपनी बनेगी तो ये जहां पर भी नवाज शरीफ अपना नाम लिखेगा, अगर ये कंपनी है तो लाजमी तौर पे वर्ड साथ क्या लिखेगा? लिमिटेड लिखेगा। ये लाजमी, ये कानूनी तौर पे ऑप्शन नहीं है इसके पास। अगर इसने इस तरह का ना किया तो ये वैसे ही गलत कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है। याद रखोगे इसको। तो इसका मतलब कल जब इंशाल्लाह बड़े होंगे, आप किसी कंपनी में जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए या कोई और सर्विस देने के लिए, चाहे ऑडिट का है या कोई भी है, तो लाजमी तौर पे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो देखिएगा, जब वहां पे नाम लिखा जा रहा होगा तो नाम के साथ वर्ड क्या आ रहा होगा उनके? फातिमा फर्टिलाइजर लिमिटेड है तो नाम मान लो कि एक इंसानों वाला, तो जाहिर बात है कि मेरे बच्चे उसमें साथ वर्ड क्या है? लिमिटेड भी है, जिससे पता चल जाएगा कि ये एक कंपनी है। तो ये निशानी होती है, ये वार्न किया जाता है क्रेडिटर्स को। क्यों बोला क्रेडिटर्स को वार्न किया जा रहा है? कि कल आपका पैसा कंपनी ने ही वापस करना है, और ज्यादा से ज्यादा कंपनी कहां से पूरा करेगी? एसेट बेच के। और अगर एसेट बेच के भी आपका पैसा पूरा ना हुआ तो आपको सब्र करना हो। हाँ, तो बिल्डिंग बिल्डिंग में सारा कुछ एसेट्स में आता है ना, जो कंपनी का जो भी है वो सारा उसके एसेट्स में आता है। तो वो एसेट बेच के वो पे करेगी। अगर ना सब कुछ बेच बचा के भी ना हुआ तो जाहिर बात है फिर क्रेडिटर्स को कुछ नहीं मिलेगा, उनका पैसा मर जाएगा। इसलिए क्रेडिटर्स को कहा है कि जब भी आप किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करें तो देखें अगर वो कंपनी है नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आ रहा होगा तो फिर पहले तहकीक करें कि क्या कल इस कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं। आप भी तो करते ही हो ना कोशिश कि आपका दोस्त कोई उधार लेने आए तो देखते हो कि ये गाड़ी पे है, मोटरसाइकिल पे है, कल पैसे वापस ना किए तो कम से कम ये बेच के दे देगा, है? तो इसी तरह मेरे से आपने क्या करना है, कंपनी के साथ भी चेक करना है या उसके मोबाइल की तरफ देखते हैं। बात कर उसकी मंगनी शंगनी हुई होती है, अंगूठी की तरफ भी ध्यान जाता है। तो पूरा बेचते हैं तो ये मतलब
एक नेस्ले की डिफरेंट जगह पे ब्रांचेस हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो सिर्फ पाकिस्तान के एसेट बिकेंगे कि सारे? कंपनी की दुनिया के किसी भी कोने में एसेट्स हों, वो कंपनी के ही एसेट कंसिडर किए जाते हैं, वो सारे बिकते हैं जब बिकने की बारी है। जैसे पीआईए बिकेगी तो पीआईए सारी जगह पे बिकेगी, वो अमेरिका का जो रोज वैलेट है ना वो भी बिकेगा। लेबर बच्चों, हॉक रेटर्स आर वन द वर्ड लिमिटेड, ये निशानी है इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। एक तो देखो, अगर किसी कंपनी ने नाम लिखा ना साथ वर्ड लिमिटेड नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो कंपनी है ही अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली। और अगर वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, फिर तो दिक्कत की बात ही नहीं। आप शेयर होल्डर को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। देखेंगे आगे जाके अनलिमिटेड कंपनियां भी बात होती हैं। तो वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज, लेकिन अगर कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखा होगा तो आपने फौरन से जो करने हो जाना कि भैया इस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है, महदूद है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं। वो कंपनी के सारी मान लो कि जो भी लायबिलिटीज होंगी वो कंपनी खुद पे करेगी, अपने एसेट से ना पे हो सकी तो हमारा पैसा मर सकता है। ड्रॉ द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट। कहता है दिस इज वाई प्राइवेट, ये आगे हम जाके चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि नाम लिखना कैसे है। ये वैसे ही ब्रांड नाम यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका मेन हम रचे जाके चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि जब कंपनी का नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसका पूरे वहां पे रूल्स बताए गए हैं। कहता है कि दिस इज वाई प्राइवेट कंपनी जब भी होगी, प्राइवेट कंपनी के साथ लाजमी तौर पे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। ये प्राइवेट कंपनी की निशानी होती है। वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि पेपर के अंदर उसने आपको ये नहीं बताना कि कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, लिस्टेड है, लिस्टेड अनलिस्टेड तो बताएगा। ये नहीं कम से कम बताएगा ये प्राइवेट है या पब्लिक है, गारंटी लिमिटेड है या नहीं, इस तरह की बात नहीं। उन नाम के से ही आपको पता चलेगा सिंगल मेंबर है या नहीं, उन नाम से ही आपको पता चलेगा। जैसे अगर नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो पक्की बात है प्राइवेट है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं सर ये तो बताया नहीं इसने कहीं पे प्राइवेट है भी कि नहीं। इस तरह अगर कोई पब्लिक कंपनी होगी तो नाम के साथ सिर्फ वर्ड लिमिटेड लिखा होता। थोड़ा सा वेट कर लें, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता, लाइबिलिटी में दोनों में लिमिटेड होती है। कुछ चीजें कुछ और इसमें पाबंदियां होती हैं प्राइवेट से, वो अभी डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटी तो दोनों में लिमिटेड होती है, वो तो सेम। और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो नाम के साथ क्या वर्ड लिखा जाएगा? यानी कि सीएफई लिमिटेड, मुझे ये बताएं कि पब्लिक है या प्राइवेट है। और अगर लिखा होता सीएफई प्राइवेट लिमिटेड तो प्राइवेट लिमिटेड। बेटा लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी, कंपनी भी एक इंसान है, आप लोग इंसान हो ना। और आपके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कितने पाकिस्तान में कवानीन है, ताकि आप कोई ऐसी वैसी हरकत ना करें। उसमें ट्रैफिक के भी कवानीन हैं, उसमें लेबर के भी कवानीन हैं, एम्प्लॉयमेंट के भी कवानीन हैं, बथेरे कवानीन हैं, जमीनों जमूनों पे कब्जे शब्जे के भी कवानीन हैं। तो मनुष्य इतने सारे कवानीन बना के आपके कंडक्ट को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी भी तो इंसान है ना, इसके कंडक्ट को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। ये ऐसी वैसी हरकत ना करे, लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। तो कंपनी के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए जो कानून है, जिसके देखो गवर्नेंस कहते हैं चलाने के मामला, किसी भी चीज को मैनेज करने के जो सारे मामला हमने किए होते हैं, जो भी बंदोबस्त किए होते हैं सादा अल्फाज में, वो गवर्नेंस कहलाते हैं। ये लाहौर है, लाहौर भी मान लो कि हमारा कैपिटल है पंजाब का। इसमें जितने भी यहाँ पे बंदोबस्त हुए हुए हैं इस शहर को चलाने के लिए, वो सब इसके गवर्नेंस का हिस्सा है। चाहे सड़कें हैं, चाहे ये पुल हैं, चाहे जो भी हैं यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी, कंपनी को चलाने के लिए जो भी कानून और जो भी बंदोबस्त हैं वो कौन कौन से हैं। मेरे बच्चे, कंपनी सबसे पहले तो ये हमने डिस्कस किया था कि कंपनी किस कानून के तहत बनाई जाती है? कंपनी एक्ट 2017। तो जिस कानून के तहत बनाई जाती है उस कानून के अंदर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी बातें लिख रखी है। कंपनी हमेशा उसके मुताबिक चलाइए और बनाई जाएगी। तो कंपनी बनाई और चलाई किसके मुताबिक जाती है? कंपनी एक्ट 2017। तो सबसे पहले जो कवानीन, देखो 3 जगहों से कवानीन मिलेंगे आपको कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। सबसे मेन कानून कौन से है बोला? कंपनी एक्ट 2017। अच्छा, खाली यही नहीं होता, कंपनी एक्ट 2017 में बहुत कुछ होगा, कुछ और भी। जैसे जस्ट एग्जांपल, जब टैक्स की बात आएगी तो कंपनी ने कितना टैक्स पे करना है, ये कंपनी एक्ट 2017 में कहीं नहीं लिखा होगा, है ये आपकी इनकम टैक्स में लिखा होगा। तो सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूं ओवरऑल के मेन जो सोर्स है जिसके जरिए कंपनी बनाई और चलाई जाती है, वो मेरे बच्चे कंपनी एक्ट 2017, लेकिन कुछ और कवानीन भी होंगे। फिलहाल यहाँ पे हम मेन जो कवानीन है उन्हीं का जिक्र करेंगे। जो छोटे मोटे मामला इधर उधर के हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो कंपनीज आर क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस स्टेब्लिश बाय कंपनी, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कंपनी इसी चैप्टर के अंदर कैसे बनाई जाती है। तो वो सारा तरीकाकार कहाँ पे बताया गया? कंपनी एक्ट 2017 में। उसके तहत बनाई और उसी के तहत चलाई जाती है। तो कंपनी को बनाने और चलाने का कानून कौन सा है? कंपनी एक्ट 2017। उसके बाद में बच्चे खाली यही कानून नहीं होते जिसके तहत कंपनी बनाई और चलाई जाती है, कुछ और भी है। वो है सबसे पहले हमारा एक डॉक्यूमेंट, ये इंटरनल हम खुद बनाते हम खुद हैं। जब बन जाते हैं तो बच्चे उसके बाद ये भी कानून बन जाते हैं, लेकिन ये बनाने भी हमने कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक ही होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन उसके तहत जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये भी हमारे लिए कानून बन जाते हैं। इसके मुताबिक ही हमने कंपनी चलानी होती है। मेमोरेंडम मेरे बच्चे क्या है, ये मेरे बच्चे देखिएगा, आगे डिस्कस करेंगे। जब हम कंपनी, ये कुछ लोग हैं ये कंपनी बनाकर कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, इन्होंने इस कंपनी को रजिस्टर करवाना हो।
ये रजिस्टर किस कानून में जाके करवाएंगे? कंपनी एक्ट 2017 में जाकर रजिस्टर करवाएंगे। लेकिन जब ये रजिस्टर करवाने जाते हैं ना मेरे बच्चे रजिस्ट्रार के पास, तो अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं। जैसे जब आप आईकैप में रजिस्टर्ड हुए होंगे, क्या आपने आईकैप को कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होंगे? पक्की बात है, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटर का रिजल्ट कार्ड, आईडी कार्ड या बेफाम जो भी है, ये सारे आपने जमा करवाए थे। इसी तरह जब कंपनी के बनाने वाले कंपनी को रजिस्टर्ड कराने जा रहे होंगे, तो अपने साथ 2 इंतहाई कीमती डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। 2 इंतहाई, और भी होंगे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन 2 इंतहाई कीमती डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 है ही इनके ऊपर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिससे कंपनी बनाई जाती है, यानी कि ये कंपनी बनाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? ये कंपनी बनाता है, ये चलाता नहीं है, याद रखिएगा। इसमें चलाने वाली कोई बात नहीं लिखी हुई, सिर्फ बनाने वाली बात लिखी होती है। उसके बाद कंपनी को जो चलाने वाला डॉक्यूमेंट है, जो कंपनी को चलाता है, वो आर्टिकल एसोसिएशन होते हैं। इसमें कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं मेरे बच्चे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी को चलाने को, सारे कहां पे लिखे होते हैं? आर्टिकल एसोसिएशन में। ये जो मेमोरेंडम है ना, ये एक्चुअली कंपनी की आईडी कार्ड होता है, जिसको कहते हैं ना सदर अल्फाज में, ये कंपनी को शिनाख्त देता है। ये कंपनी को शिनाख्त देता है। लेकिन कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सारे कहां पे लिखे जाएंगे? आर्टिकल में। इसलिए आर्टिकल्स का एक और नाम भी हम पढ़ेंगे अभी, इसको हम बाई लॉज ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। मेमोरेंडम एक इंतहाई अहम, जिससे कंपनी बनाई जाती है, इसको हम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा करेंगे। ये कंपनी का आइन होता है, ये मेन। इसमें 6-7 बातें होती हैं जो पढ़ेंगे। लो बेटा, कंपनी को चलाने के 3 कवानीन हमारे सिलेबस में डिस्कस हो गए ओवरऑल, कि जो जिनके तहत कंपनी बनाई और चलाई जाती है। एक तो कंपनी एक्ट 2017 हो गया, दूसरा कौन सा होगा बोला? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कोई और नाम भी है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। ये कंपनी को चलाने में मदद करता है या बनाने में मदद करता है? ये बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये कंपनी को शिनाख्त देता है। जिस तरह, बिल्कुल जिस तरह आपका आईडी कार्ड है ना, उस तरह की बातें इसके मेमोरेंडम में लिखी होती हैं। इस कंपनी का मान लो कि नाम क्या है, इसको बनाने वाले कौन हैं, नाम, फादर नेम हमारे लिखा होता है ना, यहाँ पे कंपनी के बनाने वालों के नाम लिखे होंगे, कंपनी रहती कहाँ पे, जैसे हमारे एड्रेस है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे इसका भी आ रहा होगा। तो इस तरह की बातें मेरे बच्चे इसके अंदर लिखी जा रही होती है। खैर, तो बेटा, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। कहते हैं एक कंपनी मस्ट, ऑप्शन ही नहीं मेरे बच्चे, ऑप्शन ही नहीं। और कानून के अंदर ये जो ये पढ़ रहे हैं, देखो डीएसआर पढ़ रहे हो, कुछ और मामला होते हैं। जब लॉ पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हर लफ्ज का मतलब है। यहां पे अगर लिख दिया ना, कंपनी मस्ट आल्सो हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और आइन होना भी कैसा चाहिए? लिखा हुआ। जुबानी कलामी भी आप तय नहीं कर सकते इसको, ये लाजमी तौर पे लिखा हुआ होना चाहिए किसी कागज के ऊपर। तो कंपनी का लाजमी तौर पे लिखा हुआ एक मेमोरेंडम होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। याद रखोगे मेरे बच्चों? और लाजमी हो, कोई कंपनी बगैर मेमोरेंडम के नहीं बन, नहीं तो होना था ना, यहाँ पे कोई गुंजाइश लिखी होनी थी। उसने कह दिया अगर वो कंपनी है तो लाजमी तौर पे उसका एक आइन होगा, और वो भी लिखा हुआ। उसके बाद, और ये आइन मेरे बच्चे क्या है? कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट दैट फोकस ऑन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर, आपको लग रहा होता है जब आप I2B पढ़ रहे हो ना, एक फजूल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मैं बच्चों को बताया करता था कि ये जो I2B है ना मेरे बच्चे, आपके बहुत सारे पेपर्स की बुनियाद है। आगे जो आप पढ़ेंगे, बहुत सारे पेपर्स की बुनियाद वहां पे डिस्कस की जा रही है। अगर इतना ही फजूल पेपर होता ना, तो आई कैप अभी पेपर खत्म कर रहा था तो उसको खत्म कर देता। याद है वहां पे आपने स्टेक होल्डर पढ़े थे? कौन कौन से थे बोला? इंटरनल, एक्सटर्नल, कनेक्टेड। तो आप लोगों ने बाकियों ने क्यों नहीं बताया? इंटरनल, एक्सटर्नल और कनेक्टेड। अच्छा, मेन तो 2 ही टाइप थी, इंटरनल एक्सटर्नल। इन्हीं में से जो बड़े अहम हुआ करते थे, जिनके साथ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट हुआ करता था, उसको हम क्या कहा करते थे? ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर है। खैर, तो 2 तरह के स्टेक होल्डर, इंटरनल, एक्सटर्नल। कहता है ये जो मेमोरेंडम है ना, ये कौन से स्टेक होल्डर्स के लिए? एक्सटर्नल। ये दुनिया को कंपनी की शिनाख्त देता है कि ये कंपनी है क्या, ये दुनिया को बताता है। मालिकों को बताने की जरूरत नहीं, ये दुनिया के सामने कंपनी की शिनाख्त है। इसलिए ये जो मेमोरेंडम है, ये किन स्टेक होल्डर्स को फोकस करता है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। बाहर की दुनिया को कंपनी का नाम बता रहा होता है, बाहर की दुनिया को कंपनी का कारोबार बता रहा होता है, ये कंपनी कहाँ पे इसका कारोबार चल रहा है, तो ये सारा बनाने वाले कौन? ये बाहर की दुनिया को बताने के लिए होता है इसके अंदर। तो पूछेगा पेपर के अंदर कि मेमोरेंडम कौन से स्टेक होल्डर्स को फोकस करता है? कौन से स्टेक होल्डर को फोकस करता है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। याद रखोगे? छोटी छोटी बातें ये लाजमी आप याद रखनी है कि क्या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसका मेमोरेंडम ना हो? बगैर मेमोरेंडम के कोई कंपनी नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जुबानी कलामी मेमोरेंडम बना लें? लाजमी तौर पे लिखा हुआ होना चाहिए। और ये जो मेमोरेंडम है, ये इंटरनल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होता है। याद रखोगे मेरे बच्चों? अब अगली बात आ गई, वो आ गया आर्टिकल्स।
आर्टिकल्स देखो, ये जो मेमोरेंडम जैसे अभी हमने डिस्कस किया, उसको एमओए कह दो, या मेमोरेंडम खाली लफ्ज बोल दो, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोल दो, जो मर्जी लफ्ज बोल दो। इसी तरह इसको चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल दो, चाहे ए ओ ए बोल दो, आर्टिकल एसोसिएशन। तो या इसको बाई लॉज भी बोल सकते हैं। अभी पिछले दिनों के अंदर अगर आपको याद हो, आई कैप ने ये नई एजुकेशन स्कीम अनाउंस की थी 2025। अब आज आपका होमवर्क है, अगर तो वो आपने डाउनलोड कर लिया था, वो जो आई कैप की अनाउंसमेंट थी, वो था ना कि उन्होंने फेसबुक के ऊपर लगाया था अनाउंसमेंट कि नई एजुकेशन स्कीम 16 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट हो जाएगी। आई कैप ने अपने बाई लॉज में चेंज कर लिया है, ये वहां पे लफ्ज बाई लॉ लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वहां पे लफ्ज बाई लॉ लिखा हुआ है तो उसने वो लिखा हुआ है वहां पे कि आई कैप ने अपनी फलानी मेंबर्स की या काउंसिल की मीटिंग में अपने बाई लॉज में चेंज करके ये नई एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवा दी है। इसका मतलब आई कैप ने एक्चुअली अपने क्या चेंज किए हैं, आर्टिकल्स। मेमोरेंडम चेंज नहीं किया, उसने क्या चेंज किया है, आर्टिकल्स को। और आर्टिकल्स मैंने अभी आपको बताया, ये किसी भी इदारे को चलाने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अंदर लिखे होते हैं। तो आई कैप ये कह रहा है कि उसने अपने बाई लॉ चेंज कर लिया, मतलब आई कैप की वो जो एजुकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको क्या कर लिया उन्होंने, चेंज कर लिया है। क्या रखेंगे बच्चों, तो बाई लॉस, कंपनी को चलाने के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब आर्टिकल एसोसिएशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल कंपनी चलाने में मदद करता है, आर्टिकल के बगैर कंपनी नहीं चलेगी, मेमोरेंडम के बगैर कंपनी बनेगी नहीं। दोनों चीजें चाहिए, बनाना भी है और चलाना भी है। क्या रखोगे, मेमोरेंडम की कोई औकात नहीं होती कंपनी चलाने में, और आर्टिकल की कोई औकात नहीं होती कंपनी बनाने में। ये थोड़ा सा लफ्ज गलत हो गया, जज्बाती हो गया। बनाने में आर्टिकल की औकात होती है, क्योंकि जब आप बनाने जा रहे हो तो साथ आर्टिकल भी लेके जाएंगे। हाँ, कुछ जगहों पे नहीं भी लेकर जाएंगे तो तब भी काम चल जाएगा, वो भी देखेंगे। लेकिन दो डॉक्यूमेंट्स के बगैर कंपनी नहीं बनेगी, ये याद रखना। ये नहीं लेकर जाएंगे ना, ये कुछ और मामला है। मेमोरेंडम और आर्टिकल के बगैर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। कहते हैं बाइलॉस, बाइलॉ ये किसके लिए बोल रहे हैं, आर्टिकल्स के लिए। द बाइलॉस विच फोकस ऑन इंटरनल प्रोसीजर्स ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड आर्टिकल एसोसिएशन। और ये किन स्टेक होल्डर्स को फोकस करेगा, इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ये कंपनी के अंदर के लोगों को बताएगा कि इस कंपनी को चलाना कैसे है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो ये मेरे बच्चे हमारे मेमोर ये वो लॉज हैं जिसके जिसके मुताबिक या तहत कंपनी चलाई जाती है। अगर पेपर में या कहीं पे कोई बंदा पूछ ले, बताओ कंपनी किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत, या कंपनी को चलाने के कौन से रूल्स एंड गवर्नेंस का जो तरीकाकार है वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी को चलाने के जो रूल्स हैं और गवर्नेंस का तरीकाकार, कंपनी एक्ट 2017 में, मेमोरेंडम में, आर्टिकल में। तो जिन लॉज के तहत कंपनीज मैनेज की जाती हैं, गवर्न की जाती हैं, वो कौन कौन से हैं, कंपनी एक्ट 2017, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। याद रखोगे, खाली कंपनी एक्ट पे नहीं अड़े रहना। तो कंपनी एक्ट के साथ साथ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का भी जिक्र करना है आप। ले बेटा, 10:53 हुए, तो 10:58 पे दोबारा इकट्ठे हो जाए। एक एक मिनट है।
ले मेरे बच्चों, हैं तो छोटी छोटी बातें, लेकिन हैं बड़ी कीमती। बेटा मुबारक हो, आपके सिलेबस ही निकाल दिया उन्होंने प्रोस्पेक्टस। ये बचपन में अगर आपको याद हो, अगर आपने मैट्रिक पास किया था, उसके बाद आप कॉलेज में गए थे दाखिला लेने के लिए, और कॉलेज ने आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया था। ये प्रोस्पेक्टस भी बिल्कुल वही होता है, बस वहाँ पे दाखिले के लिए आपको इनवाइट किया गया था कि आए हमारे कॉलेज में दाखिला ले लें। और यहाँ पे जो कंपनीज के मामले में जो प्रोस्पेक्टस होता है, ये लोगों को इनवाइट करता है कि आए हमारे शेयर्स खरीद लें या हमारी कोई भी सिक्योरिटी खरीद लें। तो जिसके जरिए कंपनी लोगों को इनवाइट करती है कि आए हम शेयर बेचना चाह रहे हैं, शेयर खरीदें, उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। लेकिन आप सिलेबस से निकाल दिया उन्होंने।
है तो बड़ा अहम था, पता नहीं क्यों। लेटा कंपनी किसको कहते हैं, याद रखना मेरे बच्चे। कुछ चीजें आप जरा थोड़ी सी बारीक होंगी, और इसको इस चैप्टर की हद तक ही रखना है। इसको रियल लाइफ में इन चीजों को लेकर नहीं जाना आपने। यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक किताब में, यहाँ पे किताब में पढ़िएगा, क्लास के अंदर रखिएगा, और आई कैप के एग्जामिनेशन हॉल तक बस लेकर जाइएगा। किसी से ना बहस करनी है, ना किसी से और डिस्कस करना है, बस ये इस तरह के मामला होंगे। क्योंकि मेरे बच्चे इससे लड़ाई फैल सकती है, और अल्लाह माफ करे ये ना हो कि हम आज़ाद कश्मीर में अपने हाथों से दे जाएं। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी किसको बोलेंगे? कहता है कंपनी मींस ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2017। देखो मेरे कंपनीज को बनाने का एक डॉक्यूमेंट है, एक लॉ है, जिसको हम कंपनी एक्ट 2017 कहते हैं। कहता है कोई भी कारोबार जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा इस कंपनी एक्ट 2017 के तहत, सिर्फ वही कंपनी हो। इसके अलावा हम किसी भी कारोबार को कंपनी मानते ही नहीं। कंपनी को मानने का मेन मेरे से कौन सी बुनियाद है? कंपनी एक्ट 2017। अगर कोई कारोबार, बहुत सारे एक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे लॉज हैं जिनके तहत इदारे बनते और रजिस्टर्ड होते हैं। इवन देन ये जो सीएफई है, ये भी कहीं पे रजिस्टर्ड है। ये भी किसी के, मान लो कि कुछ कवानीन के तहत बना हुआ है, सारा कुछ है। लेकिन याद रखना, हम कंपनी उसी को बोलेंगे, कंपनी उसी को बोलेंगे जो रजिस्टर्ड हुआ होगा अंडर द कंपनी एक्ट 2017। और कंपनी एक्ट 2017 आया था 2017 में। जबकि कंपनियां तो बड़ी पुरानी भी हैं, और कई लिखी होती हैं सिंस 100 साल या फलाना साल जो भी है। तो इसका मतलब कंपनी तो बड़े पुराने वक्तों से काम कर रही है। तो फिर ये चीज़ तो थोड़ी सी खराब होगी कि सर आप कह रहे हैं वही कंपनी होगी जो कंपनी एक्ट 2017 में बनी होगी, कंपनी एक्ट 2017 के तहत बनी होगी, जबकि कंपनी एक्ट 2017 में इंप्लीमेंट हुआ है। तो इससे पहले क्या हुआ होगा? उसने इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर दिया। उसने कहा कि हम कंपनी उसी को बोलेंगे, सिर्फ उसको बोलेंगे जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुई होगी या कंपनी लॉ में। यहां पे कंपनी की डेफिनेशन मेरे से कंप्लीट होगी। कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ कंपनी क्या होगी, आप उसको बताएंगे, हम उसको कंपनी बोलेंगे जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017। और अगली बात फिर ऐड कर देनी है, या कंपनी लॉ में। क्योंकि मेरे बच्चे ये कंपनी लॉ क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि कंपनी एक्ट 2017 से पहले भी कुछ कानून थे जिनके तहत कंपनी बना करती थी और चला करती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कानून बदलते गए, उनकी जगह पे नए आते गए, और आते आते अब आज के दौर के ऊपर कौन सा लॉ है जिसके तहत कंपनी बनाई और चलाई जाती है? कंपनी एक्ट 2017। लेकिन इससे पहले भी कुछ कानून थे। जैसे मान लो कि अब ये कंपनी लॉ को आगे उसने डिफाइन किया है। अगर पेपर के अंदर वो कंपनी की डेफिनेशन पूछे तो सिर्फ आपने ये बताना है। अगर वो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कंपनी लॉ बताओ क्या है, तो जब कंपनी लॉ पूछेगा तो फिर आपने सिर्फ ये बातें बतानी है। क्या रखोगे इसको? कंपनी लॉ का मतलब क्या है? कंपनी, क्योंकि इसमें कंपनी 2017 भी आ जाएगा ना, परेशान नहीं होना कि सर कंपनी लॉ में फिर ऊपर छोड़ देंगे कंपनी 2017 को। उसने सारा कंप्लीट किया हुआ है इसका। कहता है कंपनी लॉ मींस आर रिपील्ड कंपनीज। अच्छा, रिपील्ड कंपनीज एक्ट वो होते हैं जो अब रिप्लेस हो चुके हैं सादा अल्फाज में, जिनकी जगह पे नए कानून आ गए हैं, उसको हम रिपील्ड कंपनीज एक्ट या ऑर्डिनेंस कहते हैं। कहता है कंपनी लॉ मींस द रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, जो 1913 में कभी बना था लेकिन बाद में वो रिप्लेस हो गया। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अच्छा, यहाँ पे दो अल्फाज बोले जाएंगे अक्सर, एक एक्ट का लफ्ज बोला जाएगा, एक ऑर्डिनेंस का लफ्ज बोला जाएगा। ये हम जाके चैप्टर नंबर 1 में सीखेंगे अपने आखिरी लेक्चर में। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में कानून बनाने का एक पूरा तरीकाकार है। एक ऑफिस है, उससे हुक्म आता है, कानून बन जाता है। लेकिन जो हकीकत में तरीकाकार कुछ और है। हकीकत में तरीकाकार क्या है मेरे बच्चों? कि एक हमारी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में जाके। पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं, एक हमारी नेशनल असेंबली, एक हमारी सेनेट, और एक हमारा प्रेसिडेंट। ऐसा कानून मान लो कि जो नेशनल असेंबली से वो बिल पास हुआ हो, पास होता हुआ सेनेट में गया हो, और सेनेट से होता हुआ सदर साहब के पास गया हो, सदर ने भी अप्रूव कर दिया हो, इससे बनता है एक्ट। ये सीखेंगे हम। लेकिन बात का तो मेरे बच्चे, अगर नेशनल असेंबली ना हो, तहलील हुई हो असेंबलियां, या कोई और हंगामी हालत हो, तो जो सदर साहब हैं उनके पास एक अथॉरिटी है कि ये खुद भी कोई लॉ बनाकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो एक्ट जो पूरे प्रोसेस से गुजर के कानून बना हो, हमारा जो भी लेजिस्लेशन का प्रोसेस है पाकिस्तान का, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? एक्ट। और जो सिर्फ सदर साहब का हुक्मनामा हो, जो उसने सादर कर दिया हो, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस की एक थोड़ी सी जिंदगी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये ऑर्डिनेंस जो भी आज तक भी नजर आ रहे हैं, ये सारे माशाल्लाह डिक्टेटर्स, और डिक्टेटर्स ने इनको दबाम देने के लिए कुछ और कानून भी बदले, तो इस तरह इनको माशाल्लाह जिंदगी मिलती गई। खैर, वापस, क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरी है, इसलिए यहाँ पे डिक्टेटर का लफ्ज बोलना गलत है। कहता है कंपनी लॉ मींस आर रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913।
वो 1913 में कभी कोई एक्ट होगा जिसके तहत कंपनियां बनाई और चलाई जाती थी, लेकिन वो खत्म हुआ। उसके बाद क्या आया? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कभी हम लोगों ने सारा जो पढ़ा था वो इसी के तहत पढ़ा था। उसके बाद में रचे कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आ गया, और 16 में क्योंकि माशाल्लाह लगातार कवानीन बदले जा रहे थे, उसी में मेरे बच्चे क्या आ गया? कंपनी एक्ट 2017 में आ गया, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। तो ये वो कवानीन हैं जिनके तहत कंपनियां कभी बनाई और चलाई जाती थी, या आज बनाई और चलाई जाती हैं। आज जारी बात है कौन सा रह गया है? कंपनी एक्ट 2017, जो आज जदीद कंपनी लॉ है। क्या रखोगे मेरे बच्चों इस बात में? अब मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, अगर पेपर में या कहीं कोई बंदा आपसे पूछ ले कंपनी किसको कहते हैं, जो रजिस्टर्ड हुई हो, फॉर्म हुई हो अंदर कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ, बात यहीं पे रोक देनी है आपने। अगर वो पूछ रहे कि सर ये कंपनी लॉ आगे आपने क्यों बोला है, तो खाली कंपनी एक्ट 2017 में नहीं रुक जाना चाहिए। आप उसको बताएंगे कि कंपनी एक्ट 2017 तो 17 में आए, इससे पहले भी तो कंपनियां बनती थी ना, चलती थी, तो उसके लिए भी तो कुछ कवानीन होंगे, तो उनको भी तो कवर करना होगा। वो तो बेचारी सारी कंपनी की डेफिनेशन से निकल जाएंगे। तो इससे कंपनी एक्ट 2017 से पहले कंपनियां थी, अगर ये कंपनी लॉ का लफ्ज ना होता, पहली सारी कंपनियां कंपनी की डेफिनेशन से निकल जानी थी। इसलिए मेरे बच्चे उसने साथ लफ्ज कंपनी लॉ लिखा, और कंपनी लॉ को भी डिफाइन कर दिया कि इससे पहले कंपनीज को बनाने और चलाने के जितने भी एक्ट और ऑर्डिनेंस आए, वो सारे भी इसमें कवर कर दिया उन्होंने। यार कोई तो ओवरऑल कंपनियां सिर्फ इन कवानीन के तहत जो बनी है वही मेरे बच्चे पाकिस्तान के अंदर कंपनी है। क्या रखोगे मेरे बच्चे? अब ये तो हमने कंपनी की जब डेफिनेशन पढ़ ली ना, तो हमें थोड़ी सी होगी तसल्ली। अब मेरे बच्चे एक और इशू आ गया। पाकिस्तान में बड़े सारे ऐसे इदारे और कारोबार हैं जिसके बनाने वाले उस इदारे को या उस कारोबार को बनाते हैं। जिस दिन वो कारोबार बन जाता है, वो कारोबार खुद एक अलग इंसान बन जाता है, अपने मालिकों से अलग इंसान बन जाता है। उस इंसान की मैनेजमेंट और कंट्रोल किसको दे दी जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और मालिकों की लायबिलिटी कैसी हो जाती है? लिमिटेड, परपेचुअल सक्सेशन हो जाती है, और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट हो जाती है। पाकिस्तान में कंपनियों के अलावा भी इस तरह के बड़े इदारे। अब दिक्कत पैदा हो, हमने कहा था सर ये तो सिर्फ कंपनी में होता है। ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर कहां पे होता है बोला? ये तो कंपनियों में होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़े सारे ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी नहीं। तो फिर तो मसला यहां पे हो गया कि अब यहां पे ये क्या करें? यहां ऐसा स्ट्रक्चर तो सिर्फ कंपनियों में होता है और इसके अलावा कहीं और होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ और जगहों पे है ऐसा बिल्कुल स्ट्रक्चर, लेकिन हम उनको कंपनी नहीं कह सकते। तो हमने कहा कि फिर अब इसका क्या करें? तो उसके लिए एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवा दी गई जिसका नाम था बॉडी कॉर्पोरेट। इसको लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट बोल दो या लफ्ज कॉर्पोरेशन बोल दो, एक ही बात। क्या रखोगे? अब हम मेरे बच्चे एक ब्रॉडर डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ब्रॉडर डेफिनेशन में क्या? हर पाकिस्तान में हर वो इदारा जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। जिसका स्ट्रक्चर भी इस तरह का हो उसको बॉडी कॉर्पोरेट, ओवरऑल लफ्ज क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। यानी कि समझ लो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, ये एक छत है, ये एक अम्ब्रेला है। उसके नीचे जितने भी जिन जिन इदारों की भी शक्ल ये बनती है ना, बनाने वाले लहदा हो, कारोबार लहदा हो, और कारोबार खुद एक इंसान बन जाए, उस इंसान की मैनेजमेंट कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास हो, और वो सेपरेशन वाले वो सारे मामला हो रहे, सब कुछ ऐसा। तो जिन इदारों में भी इस तरह का मामला हो, सब इदारों के लिए एक लफ्ज हमने रख दिया। वो लफ्ज क्या रखा? बॉडी कॉर्पोरेट। एक इदारा तो अभी हम पढ़ गए हैं कंपनीज, उसमें यही शक्ल होती है। इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में हर वो इदारा इस तरह का जिसकी ये स्ट्रक्चर बनता होगा, वो उन्होंने इसमें कवर कर दी कि उसके लफ्ज क्या बोला करेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। अब उसने इसकी डिफाइन कर दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट कहता है इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन शामिल हो। देखो पीछे लफ्ज बताया मींस, जब कंपनी की डेफिनेशन बताई उसने क्या बताया? मींस। मींस का मतलब जो मैं यहां पे बता रहा हूं सिर्फ यही चीज इसमें शामिल है, अपने दिमागों में इसके अलावा कभी कुछ ना लेकर। इंक्लूड्स का मतलब पता क्या होता है? कि इसमें ये भी शामिल कर लो। मतलब ये जरा थोड़ी सी ओपन डेफिनेशन होती है। अब उसने कहा कि बॉडी कॉर्पोरेट और या कॉर्पोरेशन इसमें कौन कौन शामिल होगा। कहता है कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसका यही स्ट्रक्चर होता है ना। कंपनी एक्ट में बने हुई कंपनी का या कंपनी लॉ में बनी हुई कंपनी का यही स्ट्रक्चर होता है। उसने कहा कि ये भी बॉडी कॉर्पोरेट भी होती है। इसका मतलब पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनियां भी हैं और साथ उनको क्या कह सकते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं। ये गलत नहीं होगा। कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कह दो या कॉर्पोरेशन कह दो, ये गलत नहीं होगा। हाँ आगे देखो, बॉडी कॉर्पोरेट में कुछ और भी शामिल कर दिया। ये जो कुछ और शामिल किए ना, ये ना तो कंपनी एक्ट 2017 में बने हुए, ना ही कंपनी लॉ में बने हुए।
ये जो अगले दो इदारे हैं, ये ना कंपनी एक्ट 2017 में बने हैं, ना ही कंपनी लॉ में बने हैं। इसका मतलब है ये कभी भी अपने आप को कंपनी नहीं कह सकते। ये जो दो इदारे हैं, ये जो पढ़ने जा रहे हैं, ये जो दो कैटेगरीज पढ़ने जा रहे हैं अगली, ये कभी भी अपने आप को किसी भी सूरत में कंपनी नहीं कह सकते। हाँ, क्या कह सकते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर डेफिनेशन, उसमें कंपनी भी आ जाती है, कंपनी की तरह के कुछ और इदारे भी आ जाते हैं, लेकिन जब कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे उसमें सिर्फ कंपनी आएगी। क्या रखोगे इस बात को? यानी कि हर कंपनी कंपनी भी होती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। जैसे अभी हम डिस्कस करके थे कि हर शेयर होल्डर भी है, मेंबर भी है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। क्या रखोगे? हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है? हाँ, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़े तो शुरू ही कंपनी से हुआ है, इसमें हर कंपनी शामिल है। लेकिन क्या हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी होगी? ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि अगले ये जो दोनों हैं ये सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट होंगे, इनको कभी भी आपने कंपनी नहीं बोलना। अगर कंपनी बोल दिया तो गलत बोल दिया आप, पेपर में तो पूछेगा। और यही इसलिए मैंने आपको बताया था, हम बैंक को भी कंपनी बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं, हालांकि ये सारे कंपनियां नहीं होते। इसलिए मैंने कहा ये ना हो कि बाहर जाके आप पंगे ले रहे हो लोगों से। ये सिर्फ क्लास में रखना या आई कैप के एग्जामिनेशन हॉल में रखना। वहां क्या रखोगे इस बात कि पेरेंट्स ने पढ़ के तुम कल मैनू गाला दो कि ਤੁਹਾਡੀ वजह तो ਸਾਨੂੰ मार पैगी, तुम क्या है कि ये कंपनियां नहीं है, तो जाके हमने भी उनको बोला, उन्होंने बदतमीजी की। हाँ। क्योंकि सीए में बच्चा जब भी अल्लाह माफ करे उसके साथ कोई कमी पेशी हो, सारा कसूर ही टीचर का है। ऐसे ही है ना? हाँ। और देखभाल के टीचर को हालांकि ये सिलेक्ट करते हैं, इतनी चॉइस दे दी आप लोगों को। कभी होता ना इंटर की तरह या बाकी डिग्रियों की तरह, जिस कॉलेज में एडमिशन ले लिया वहीं पे रहना 2 साल 4 साल, तो लग पता जाना था। यहाँ पे ऐसे जैसे मंडी में फिर रहे हैं, कुर्बानी का कोई जानवर खरीदते हो हैं। और बाज का तो ऐसे कहते हैं कि ये 2-4 दिन के लिए जानवर को घर ले जाएं और जाके बच्चे भी जरा खेल कूद के देख लें, बच्चों को मारता तो नहीं। सर 7 दिन की 8 दिन की ट्रायल क्लास ले ले, हैं, चेक जो कर ले, हैं, या ऑनलाइन जरा घर वालों को भी चेक करवा दें, घर वालों को भी समझ आ रही है कि नहीं। तो कहने का मतलब बड़ा अजीबोगरीब माहौल हो गया मदद के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा चॉइस मिल गया आप लोगों को, औकात से बाहर। ये सही बात है, ये औकात से ज्यादा हो गया और इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। पूरा सेशन, अब आज यहाँ से क्लास पढ़ के जाओगे, दूसरा कहेगा यार वो फलाने ने क्या कमाल, और क्या छठो पढ़ा, फिर इन्हें इधर तो पढ़ो। आखिर तक ये होता है और सत्यानाश हो जाता है। किसी से भी कोई पता चलता है उसे पढ़ा लाए, पढ़ाना तो यही है ना सबने। कहाँ से कोई चीज और कोई सौखी चीज आ जाएगी, नाजल हो जाएगी आप लोगों पे। खैर वापस आओ। तो बॉडी कॉर्प, और ये आई आपकी मोस्ट फेवरेट है। और ये जितनी चीजें पढ़ रहे हो ना, ये ना कहना कि अभी तक आपने कोई फजूल चीज पढ़ी है जो टेस्ट नहीं हुई। स्वाई मेरा ख्याल है करैक्टरिस्टिक्स ऐसी चीजें हैं जो अभी टेस्ट नहीं हुई। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ टेस्ट है। ये कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी क्या होती है, ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हर दूसरी तीसरी टाइम में देखना, कोई 20 दफा ही हुई। तो बड़े ध्यान से मेरे बच्चे सारा कुछ पढ़ना है आपने। ये बेटा बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलेंगे? एक तो एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी 2017 या अदर कंपनी लॉ में, और दूसरा कौन सी? एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अब देखो जब इसने ये लाइन लिखी ना, इसने शुरू कहां से किया? लफ्ज कंपनी से। जैसे ऊपर लफ्ज कंपनी से शुरू किया था ना, इसने यहां पे भी कंपनी से लफ्ज शुरू किया। अब हमारे हमारे दिमाग में डाउट पैदा हुआ, सर ये तो खुद कंपनी कह रहा है इसको। फिर आपने अभी बोला था कि ये जो दोनों हैं ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये कंपनी नहीं है, और ये जो कंपनी भी है ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है। सर अभी आपने बोला था, लेकिन वो तो खुद लिख रहा है यहाँ पे ये कंपनी है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये जो कंपनी है ये अपने मुल्क में कंपनी होगी। जस्ट एग्जांपल, चाइना में भी तो इसी तरह कंपनी एक्ट होगा ना, जैसे हमारा पाकिस्तान में कंपनी एक्ट 2017 है। क्या वहां पे उस कंपनी का जो एक्ट है वहां पे कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं होती होंगी? बिल्कुल रजिस्टर्ड होती होंगी। अगर एक कंपनी चाइना के किसी कंपनी एक्ट के लॉ में रजिस्टर्ड हुई है चाइना में, मुझे ये बताएं क्या वो वहां पे कंपनी कहलाएगी कि नहीं? वहां पे कंपनी कहलाएगी। लेकिन वो पाकिस्तान में अगर आके वो कारोबार करती है कंपनी, तो यहां पे क्या बन जाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट। इसलिए उसने लफ्ज बोला वो अपने मुल्क में तो कंपनी है, लेकिन हमारे मुल्क में वो क्या होगी? वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जब वो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हो रही है तो फिर हमारे कानून के तहत थोड़ी हुई होगी, वो अपने मुल्क के कानून के तहत इनकॉर्पोरेट हुई होगी। याद रखोगे? इसलिए उसने वहां दूसरे मुल्कों की कंपनियों को कवर किया सादा अल्फाज में। लेकिन दूसरे मुल्क में जो अपने मुल्क में कंपनियां हैं वो हमारे मुल्क में क्या बनेंगी? बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। उसके बाद या ए बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट बट डज नॉट इंक्लूड। खैर ये बात यहां तक। पाकिस्तान में कुछ और भी इदारे हैं जैसे बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं जिनको रेलेवेंट कानून ने कह दिया ये बॉडी कॉर्पोरेट है। जब भी लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो दिमाग में फौरन से आ जाना है कि कानून ने इसको कहा कि इसके बनाने वाले लहदा होंगे
और ये इदारा अलहदा होगा, और बनाने वालों की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन होगी, और ऑनरशिप मैनेजमेंट से सेपरेट होगा। तो जब भी ये लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो आपके दिमाग में फौरन से ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान में इनके अलावा, इन दो के अलावा, जो कंपनी बनी है पाकिस्तान में उसके अलावा, और जो और मुल्क में कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही है बॉडी कॉर्पोरेट, वो भी, और पाकिस्तान में कुछ और इदारे भी हैं जिनको हमारे मुल्क में जो रेलिवेंट कानून है वो बॉडी कॉर्पोरेट ही बोलते हैं, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट ही है। जैसे एग्जांपल बैंक। अब बैंक मेरे बच्चे, ना तो बैंक कंपनी एक्ट 2017 में बने हुए हैं, ना ही कंपनी लॉ में बनते हैं। बैंक अपने जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस है उसके तहत बनते और चलते हैं। इसका मतलब है वो कंपनी कभी भी नहीं हो सकती। ये क्या है? ये बॉडी कॉर्पोरेट है। इनको हमारे मुल्क के जो रेलिवेंट कानून है, स्टैट्यूट कहते हैं कानून को, तो ए बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको पाकिस्तान के रेलिवेंट कानून में बॉडी कॉर्पोरेट बोल दिया गया, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। इनको हम सादा अल्फाज में स्टैट्यूटरी बॉडीज भी कहते हैं, जो कानूनी इदारे। तो पाकिस्तान में जितने बैंक हैं ये सारे इसी तरह, इवन देन आपका आई कैप, एससीसीपी, इंश्योरेंस कंपनियां, मुदारबाज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बेतहाशा इदारे हैं, ये यूनिवर्सिटियां सारा कुछ। तो ये सारे मेरे बच्चे अपने किसी रेलिवेंट कानून में बनते हैं, उन्हीं के तहत चलाए जाते हैं, और उनका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का मिलता जुलता होता है। तो 3 इदारे बॉडी कॉर्पोरेट कहलाते हैं, 3 तरह के इदारे बॉडी कॉर्पोरेट कहलाते हैं। कौन कौन से बोला? कंपनी, जो कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में बनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट भी होती है। उसके बाद दूसरा, ऐसी कंपनी जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, वो अपने मुल्क में कंपनी है, हमारे मुल्क में कंपनी नहीं। हमारे मुल्क में क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स जो हमारे मुल्क के रेलिवेंट कानून ने जिनको बॉडी कॉर्पोरेट बोल दिया, जो रेलिवेंट स्टैट्यूट, जो रेलिवेंट, जैसे बैंक का कानून ये कहता है कि ये बैंक क्या है? ये बॉडी कॉर्पोरेट है। और बॉडी कॉर्पोरेट जब भी लफ्ज आए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट में हमेशा ये स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी भी इदारे को गवर्नमेंट कह देना ये फलाना जो सामने इदारा है ये बॉडी कॉर्पोरेट है, आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मालिक अलहदा हो गए और ये इदारा खुद एक इंसान बन गया है। हाँ, लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, याद रखोगे इस बात को फिलहाल। हाँ, मालिकों से इदारे को अलहदा कर दिया है, उस तरह से हम मोस्टली लायबिलिटी भी लिमिटेड ही हो, याद रखोगे इस बात को। लेकिन ये शामिल नहीं है इसमें। जब आप पेपर में डेफिनेशन पूछेगा ना, वो 4-5 नंबर की पूछता है अक्सर, फिर आप ये सारा लिखेंगे, ये एक्सेप्शन है। बट डज नॉट इंक्लूड का दूसरा आगे लफ्ज लिख लेंगे, ये क्या है? ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये लाइन लिख देगा वो, बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट, तो आप ऐसा करें, इसकी एक्सेप्शन बता दें। तो रेलिवेंट स्टैट्यूट के अंदर जो बड़े हैं इदारे वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं अगर वो कह दें उसको, लेकिन इसके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? अच्छा, ये एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एक्सेप्शन कहीं पर भी किसी चीज की होना, इसका मतलब है हकीकत में ये भी बॉडी कॉर्पोरेट थे, लेकिन इनको बीच में से निकाल दिया गया। एक्सेप्शन होती ही ये है, यानी कि इसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए था जो पहले हो रहा था। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? बनता तो वही सलूक था लेकिन इनको निकाल दिया बीच में से। इसका मतलब ये जो दोनों नीचे उसमें कोऑपरेटिव और एनी अदर एंटिटी का जो जिक्र करने लगे, हकीकत में ये भी क्या बनती थी? ये बॉडी कॉर्पोरेट से। लेकिन कानून ने कहा कि नहीं नहीं, इनको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। अब जब कानून ने कहा कि इनको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, तो दिमाग में फौरन से लेकर आओ कानून क्या मानने को तैयार नहीं है? ये स्ट्रक्चर। इसका मतलब कि यहां पे कानून ये कहता होगा हम मालिकों को इदारे से अलहदा नहीं करेंगे। अगर इदारे ने कुछ किया तो मालिकों ने की, हम मालिकों को पकड़ के चपेड़े कराएंगे। क्या रखेंगे इस बात, क्योंकि कंपनी में या बाकी बॉडी कॉर्पोरेट्स में इस तरह की चीज पॉसिबल नहीं होती। क्या रखोगे? अब इसमें ये कौन कौन शामिल है? एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द एनी लॉ टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस तरह होती है मेरे बच्चे, ये कोऑपरेटिव्स होती हैं जो अपने ही मेंबर्स के बेनिफिट के लिए कुछ सोसाइटीज बनी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसकी जो बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ से बच्चों को दिया करता हूँ, अज्यूम कर लो कि आजकल अल्लाह माफ करे, जैसे सैलाब ने सब कुछ लोगों का, बेचारों का तबाह बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे किसान जिन्होंने बड़ी मुश्किल से बेचारे जरिए हालात तैयार किए होते, सारे वो वैसे ही बह गए। अब ये सारे लोग इकट्ठे होंगे, जिंदगी तो दोबारा जीनी है, शुरू करनी है। अब ये लोग इकट्ठे होंगे, इनके पास जाहिर बात इतना पैसा नहीं होगा, ना ही वो इतना सारा सामान दोबारा बना सकेंगे। तो सारे लोग इकट्ठे होके कोई एक ट्रैक्टर खरीद लेंगे, एक ट्राली खरीद ली, कोई बाकी हल्ले मशीनरी जो भी होगी ये खरीद लेंगे, सारे मिलकर पैसे इकट्ठे करके। लेकिन ये नहीं करेंगे इसको रेंट पे चलाएंगे, वो अपने बेनिफिट के लिए चलाएंगे। हाँ, अगर किसी ने रेंट पे भी चलाया तो वो जो भी कमाएंगे वो सारे आपस में शेयर कर लिया करेंगे। ये एक छोटी सी कोऑपरेटिव बन गई है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, यानी कि जो इकट्ठे हुए हैं वो जैसे होती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी,
एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी अपने मेंबर से कोई मंथली पैसे इकट्ठे कर रही हो, या कहीं पे जो लोग वहां पे फेरी वाले जाते हैं उनसे कोई पैसे ले रही हो, या हम वहां पे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है उनका रेंट ले रही हो, वो सारा पैसा इकट्ठा कर करके उस सोसाइटी पे ही लगाते हैं, उसकी सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, इस तरह का बंदोबस्त करते हैं। ये नहीं होता कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये गार्डन टाउन है, अगर मॉडर्न टाउन के हालात खराब हो, ये यहाँ से पैसा इकट्ठा करके वहां पे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये गार्डन टाउन जो सोसाइटी है, ये अपनी ही इस गार्डन टाउन के मामला को ही देखें, क्या रखेंगे मेरे बच्चों, तो जो बेनिफिट होना होगा इन्हीं को देंगे। तो इस तरह की ये होती है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं मेरे बच्चों। तो किसको निकाल दिया बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में से? कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू द बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के जो भी पाकिस्तान में लॉ है उसके तहत जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई होगी, ये भी इसी तरह जैसे कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, इनके भी कानून है जिसके तहत ये रजिस्टर्ड होती है। लेकिन कानून ने कह दिया इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माने, मतलब इसके मालिकों को हम इससे अलहदा नहीं करेंगे। कल किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ गलत हुआ, कोई ये नहीं कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी पर केस करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को खत्म कर दो, हमें कुछ ना कहो ना। ये ना हो कि उन्होंने मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप को पनाह दे रखी हो, वो छुपा बैठा हो यहाँ पे, है? तो मेरे बच्चे कल अगर उसने पनाह दी तो ये नहीं कहेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जिम्मेदार है, ना ना, उस सोसाइटी के सारे लोग जिम्मेदार हैं। हो सकता है ना, ऐसा वक्त आ सकता है डोनाल्ड ट्रंप पनाह लेता फिर रहा हो, है ना ऐसा? कितने अच्छी उम्मीदें लगा के बैठे हो। ले बेटा आगे देखो, एनी अदर एंटिटी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता कि इसमें कौन शामिल नहीं करना, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल नहीं करनी, या कोई और एंटिटी भी वो भी शामिल ना करना। लेकिन ये अभी मैं यहां पे इसको खत्म कर रहा हूं, ये बिल्कुल अलग है, ये लाइनें यहां तक आपने खत्म नहीं करनी, ये अभी मैंने बता देनी है, तो फिर आप पछताएंगे। एनी अदर एंटिटी विच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, अब एक एक लफ्ज याद रखना है आपने, कोई भी और इदारा जिसको हमारा वफाकी जो वजीर है, कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी तो होती है ना, उसके भी तो मिनिस्टर होते हैं, लेकिन यहां पे किसकी बात हो रही है? मिनिस्टर की, जो किस गवर्नमेंट का हो? फेडरल गवर्नमेंट का हो, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मिनिस्टर तो ये काम कर ही नहीं सकता। ये काम कौन सी गवर्नमेंट का करेगा? फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट का करेगा, बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, यानी कि इसके अलावा कोई और इदारा जिसको वफाकी वजीर नोटिफाई कर दे कि ये भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, लेकिन इसके लिए वो नोटिफाई, ये कौन सा इदारा है सर? ये दोनों इदारे, इन दोनों इदारों में से अगर कोई इदारा पाकिस्तान में काम कर रहा है और वफाकी वजीर कह दे कि अब इस इदारे को हम पाकिस्तान में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। मान लो कि एक कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तान में काम कर रही थी, बताओ कंपनी थी या बॉडी कॉर्पोरेट थी? बॉडी कॉर्पोरेट थी, ये किस में फॉल करेगी? इसमें। लेकिन हमारे यहाँ पे मान लो कि राणा सनौला वफाकी वजीर, उसने कह दिया ये कंपनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही है या जो भी कर रही है, हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, तो इसको निकाल दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया उसने। क्योंकि इस तरह की नोटिफिकेशन राणा सनौला इस तरह के लोग काफी देते हैं। ये 2 दिन पहले राणा सनौला कह रहा था ये जो कश्मीरी जो एहतजाज कर रहे हैं ये भारत के एजेंट हैं, क्योंकि ये बगैरत करने लगा था, लामा बच गया। क्योंकि ये लोग ना बड़ी जल्दी लोगों को गद्दार इस तरह की ये चीजें बांटना है, इनको ये विरासत में मिली होती है, क्योंकि सियासत होती झूठ है मेरे बच्चे, कोई सच्चा बंदा सियासत कर ही नहीं सकता। और अगर ये कहें कि सियासत भी करें और ईमान भी बचाने, ये पॉसिबल ही नहीं है। खैर बाकी अल्लाह ताला सारे हमारे जो आलम जो सियासतदान हैं, अल्लाह ताला उनका भला करे, इनको जन्नत के आला दर्जे में जगह दें। अच्छा हुआ क्या, 2 दिन पहले उसने कहा कि ये सारे एजेंट हैं, रात बेचारा तरले कर रहा था ये हमारे भाई हैं। तो ये मेरे बच्चे इनके हालात होते हैं, इस तरह इनके अक्सर बयानात बदल जाते हैं। और रौला क्या है कि आज जुमा है, आज सारे इकट्ठे होंगे और उन्होंने बड़े पैमाने पे एहतजाज करना है, और मुजफ्फरगढ़ की तरफ उन्होंने रवाना हो, और मुजफ्फरगढ़ वहाँ का कैपिटल है, वहाँ पे इनके जितने भी वो कठपुतलियां हैं वो बैठी हैं, जिनको छितर छितर पड़ेंगे जैसे बांग्लादेश, उस तरह का हालात होते हुए नजर आ रहे हैं इनको। इन्होंने कहा कि वहाँ पे शुरू हो गए थे, लोगों ने कहना कि फिर ऐसे और भी शुरू कर देंगे, हैं? तो ये ना हो कि काम खराब हो जाए, अब बेचारे उनके पाँव पकड़े। तो कहने का मतलब कि इस तरह के हालात बदल जाते हैं। खैर वापस आओ, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी, अच्छा ये दो मैं बार बार कह रहा हूं, इन दो इदारों को फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर नोटिफिकेशन के जरिए बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में से निकाल सकता है, लेकिन पहले को नहीं निकाल सकता।
उसमें ये जरूरत नहीं है कि राणा सनौला क्या करे, किसी कंपनी को कह दे कि मैं इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानता। ना ना, ये पॉसिबल ही नहीं मेरे बच्चे। याद रखोगे, ये बात यहां पे लिखी हुई थी जो मैंने छुपाया। एनी अदर एंटिटी, यानी कि इन दो में से किसी को भी, लेकिन किसको नहीं, नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनी एक्ट 2017 या एनी लॉ, एनी कंपनी लॉ, इसके अलावा, पहले के अलावा, क्योंकि उसको किसी मिनिस्टर के कहने, क्योंकि हमारे मुल्क के कानून के तहत वो बॉडी कॉर्पोरेट बनी है, तो मिनिस्टर की क्या औकात के उस कानून के ऊपर चला जाए जो एक्ट असेंबली ने बनाया हुआ। याद रखोगे इस बात को, वहां पे कानून चेंज करके चाहे कर लो, लेकिन किसी मिनिस्टर की औकात नहीं है। तो कंपनी के अलावा ये जो बाकी दो इदारे थे, इनको फेडरल मिनिस्टर नोटिफिकेशन के जरिए बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में से निकाल सकता है। अक्सर इसी बेस पे निकाल देंगे। बाहर का इदारा कोई पाकिस्तान में आके कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो शायद पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ना हो, तो फिर उसको क्या करते हैं, इस डेफिनेशन से निकाल देते हैं। याद रखोगे इस बात को। अब जरा मुझे एक छोटी छोटी बातें बताओ बस। सर जी जी। सर, अगर एक कंपनी किसी दूसरे मुल्क में रजिस्टर है, वो किसी जिस तरह पाकिस्तान में चाइना की कंपनी आ रही है, तो उसका उसका पार्ट पाकिस्तान में वर्क कर रहा हो, पाकिस्तान में कौन फॉलो करेगा? और तो और क्या हो, चाइना के तो यहाँ के एसएससी में आके, हाँ प्रॉपर एसएससी में आके वो सारा कुछ अपना वो करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हमने टैक्स नहीं लेना, सारा कुछ करना है उनको। और फिर यहाँ तो और वो बाहर देंगे, जो यहाँ से कमाएंगे यहाँ पे टैक्स देंगे। हाँ, कुछ लोगों को टैक्स में आप पड़ेंगे, कुछ मुराद दी हुई कि यहाँ से कमा के यहाँ पे टैक्स दे के बाहर जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बिजली बनाने वाले लोग काम कर रहे हैं, ये अपने पैसे जब वापस भेजेंगे तो इनको टैक्स में छूट दी हुई, वो आप कैफ 2 में पड़ेंगे। बेटा एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, कहता लिटरल मीनिंग, ये ऊपर की बातें सारी दोबारा बता रहे हैं। उनको पता है कि आप, उनको मुझे भी बता रहा है कि आपको पता है कि आप किनको पढ़ा रहे हो। ऊपर आपने जितनी मर्जी खपत कर ली हो, इनके कुछ पल्ले नहीं पड़े। इसलिए मेरे बच्चे को कह रहा है कि ऊपर की डेफिनेशन में जो चीजें आपने पढ़ी हैं, राणा वो दोबारा बताने लगा आपको, सुन लो। लिटरल मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब लिटरल मीनिंग बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें मालिक एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनाते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनाते हैं। एंड देयरफॉर एवरी कंपनी एज डिफाइंड अबव, वो तो होती ही बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी तो होती ही क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसका मतलब कि कंपनी तो उसमें आ ही जाती है। उसके बाद however the definition of body corporate is broader and in addition to company registered in Pakistan also include company registered in foreign countries, जो उस मुल्क में जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट्स, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। ये अगरचे ये पाकिस्तान में इदारा रजिस्टर्ड हुआ हो, लेकिन ये ना तो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुआ है, ना ही कंपनी लॉ। देखो उनमें ढूंढो क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, ये कंपनी एक्ट 2017 इसमें या इसमें कहीं पे लिखा हो? कहीं नहीं लिखा हो। इसका मतलब ये कंपनी नहीं है। हाँ बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वो वाला बन। उसके बाद कहता है होएवर फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी एक्ट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी कंसीडर्ड ए बॉडी कॉर्पोरेट। उन्होंने बस कह दिया तो कह दिया, एक्सेप्शन है। हालांकि बनती बाय डेफिनेशन ये भी बनती थी, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट ही बनती थी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन में रख दिया तो रख दिया भाई, कानून ही है ना। जैसे होता ना कि जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हो, आप जाते हुए टूल टैक्स पे करते हो, वहां पे वहीं पे गरीब जनरल जा रहा है, कोई गरीब 1 लाख रुपया डेली लेने वाला, कोई करप्ट चीफ जस्टिस जा रहा है, कोई इस तरह के बथेरे बाइज्जत लोग जा रहे हैं वहां से। इन लोगों को वो टैक्स देने की जरूरत नहीं है, गरीब हैं बेचारे, इनके पास कुछ नहीं होता, यकीन कर। इनके बाल बच्चे बेचारे पता नहीं किस तरह के चिथड़ों में जिंदगी गुजारते हैं। कई कई दिन इनके घर में रोटी नहीं पकती है। इनके घर के कई अफराद बेचारे माली हालात की वजह से खुदकुशी करते हैं, इसलिए इनको यहाँ से टैक्स में छूट दी गई है। आप लोग इतना कमाते हो नशेइयो, इतना पैसा आप लोगों के पास कि नशा भी करना शुरू कर देते हैं। नहीं बेटा, कहता फेडरल गवर्नमेंट में आल्सो एक्सक्लूड ए फॉरेन कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट। देखो दो को ही निकाल सकते हैं। दो कौन कौन सी बोला जिसको निकाला जा सकता है डेफिनेशन में से? एक तो फॉरेन कंपनी, ये जो हमारा दूसरा पॉइंट था, या कोई भी और स्टैट्यूटरी बॉडी जो तीसरा पॉइंट था। ये पहला नहीं निकाल सकता वो फेडरल मिनिस्टर, कंपनी को नहीं निकाल सकता बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में से। स्टैट्यूटरी बॉडी जो तीसरा पॉइंट था, और जो दूसरा पॉइंट था फॉरेन कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही हो, उन दोनों को डेफिनेशन से निकाल सकता है, कंपनी को डेफिनेशन से नहीं निकाल सकता। मुझे बताओ बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते हैं हमारा? इसमें कंपनी शामिल है, जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही है वो भी शामिल है, और इसमें पाकिस्तान में ही जो खास स्टैट्यूट के तहत इनकॉर्पोरेट होने वाले इदारे वो भी, यानी कि सादा अल्फाज में स्टैट्यूटरी बॉडीज, वो भी शामिल है। तो 3 अल्फाजों में बताना कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? कंपनी, उसके बाद फॉरेन कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडीज। कौन शामिल नहीं है इसमें? कोऑपरेटिव्स और
जिसको फेडरल मिनिस्टर कहते हैं, फेडरल मिनिस्टर कहते हैं, ऐसे ही मेरे बच्चों। अरे बेटा जरा मुझे बताइएगा, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है यूएसए में, यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुई है और पाकिस्तान में काम कर रही है। मुझे बताओ क्या ये पाकिस्तान में कंपनी है? एक कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है और यूएसए में काम कर रही है। ये कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुई है, क्या ये कंपनी है? ये तो कंपनी है। हमने तो ये देखना ना यहाँ पे बनी है, इट्स ओके। वो दुनिया पे चाहे जहां पे मर्जी जाके काम कर रही है, उसे चाहे डोनाल्ड ट्रंप का अपना नौकर रखा हो, में से क्या। आपको पता है कि आजकल हमने डोनाल्ड ट्रंप का अपना नौकर रखा हो, वो हर जगह पे जाके हमारा वजीर इतलात है। हमारे यहाँ पे देखो, हमने इंटरनेशनली किसी जगह पे जाके ये नहीं बोला कि हमने भारत के इतने प्यारे ग्रह हैं। सदर ट्रंप हर जगह पे जाके बता, यकीन कर लो कि हर बंदे को हर रोक रोक के कहता, तेन पता है इंडिया को सही जलील किया हुआ है। बस यही इस गवर्नमेंट से फिलहाल तो अभी तक खुशी मिली है कि इंडिया को जलील किया हुआ है। ले बेटा, अज्यूम कर लो कि पाकिस्तान में एक इदारा रजिस्टर्ड हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। बताओ क्या कंपनी है? नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट है? ये बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं, इसको भी निकाला ही हुआ है। वैसे वैसे समझा रहा हूँ, इसमें स्ट्रक्चर नहीं ना बनता, नहीं चाहिए, पार्टनरशिप है ना, इसमें मालिक अलग होते ही नहीं इदारे से। मैंने कहा कि बॉडी कॉर्पोरेट का वो स्ट्रक्चर दिमाग में लेकर आया करो ना, पार्टनरशिप में तो होता ही नहीं, तो चाहे रजिस्टर कराओ ना कराओ, ये ऐसे ही रहेगा, ये कभी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनती। इसके नीचे ना कुछ एग्जाम्पल दी हुई आपके पास है, 1 मिनट ऊपर हो गया, आपने ये सारी डेफिनेशन करके आनी है ब्रोच, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अच्छा, कल के बारे में सारे इमरान शाह साहब ने कुछ बताया? ऑफ, तो फिर इधर से भी ऑफ। अच्छा, पता क्या है कि ये ऑफ करने का मकसद क्या है? एक तो कुछ बच्चों की पीपी की क्लासेस हैं, एक तो उस वजह से, और दूसरा मेरे बच्चे 7 तारीख को आ रहा है मेरा ख्याल रिजल्ट पीआरसी वालों का, तो बेचारों का भी जरा थोड़ा सा वो भी डिसाइड करना उन्होंने कि क्लासें लेनी है या नहीं लेनी है उसकी कैफ की, तो जितना सिलेबस जरा थोड़ा सा वो मुनासिब हो जाए तो बेहतर है। तो इसलिए इंशाल्लाह हमारी अब जो मुलाकात होगी मंडे को होगी, और साथ टेस्ट भी होगा। जितना आज तक आपने पढ़ लिया है उसका टेस्ट भी होगा, और टेस्ट का क्लास से कोई लेना देना नहीं होता। अगर तो ऑब्जेक्टिव होगा तो अपलोड कर दिया जाएगा गूगल क्लासरूम के ऊपर, अगर सब्जेक्टिव होगा तो आपको रूम बता दिया जाएगा जिस रूम में बैठ के आप टेस्ट देंगे। याद रखोगे मेरे बच्चों, क्लास इंशाल्लाह एज पर शेड्यूल हो। यहाँ पे याद रखना छुट्टी छट्टी नहीं होती मेरे बच्चों, ये तो बड़ा रेयर है इस तरह के मामला में। अदरवाइज समझो कि अल्लाह माफ करे, जिस दिन छुट्टी होगी ना, अगर मैं नहीं आया क्लास में तो अल्लाह ताला खैर ही करे उसे, और जिस दिन आप नहीं आए तो आप भी खैर ही मनाना। अभी तो मैं अटेंडेंस नहीं ना निकलवाई हुई, मुझे अटेंडेंस निकलवा लेने से, क्योंकि मेरे बच्चे अब ये वो वाला पेपर नहीं जिसमें आए ना आए कोई, अब इस तरह का मामला नहीं हुआ। मैं पहले